नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में हमारे चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बंगाल में आज से बीजेपी के शासन की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और यह ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए। आज इस एक तस्वीर को देखने के लिए न जाने कितने साल, कितने दशक बीजेपी ने संघर्ष में गुजारे बंगाल में, राजनीतिक लड़ाई में। और आज उनके साथ कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। मतलब ये पूरा मंत्रिमंडल नहीं था, बस शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ 5 और मंत्री, इनको शपथ दिलाई गई है। लेकिन बीजेपी के लिए हिस्टोरिक डे है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शपथ के बाद आप बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं इस दौरान जो आपको देखनी चाहिए। इन पर अलग से हम लोग बात करेंगे। जैसे शपथ के लिए नाम पुकारा गया शुभेंदु अधिकारी का, तो लोगों में शोर गूंजा। उसके बाद शपथ ली, दस्तखत किए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरह नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले आपको जरा कुछ तस्वीरों पर आगे लेकर चलते हैं। जी, ये तस्वीर ले लीजिए, फुल स्क्रीन ले लीजिए इस तस्वीर को आवाज के साथ। बस शुरुआत से दिखा दीजिए इस तस्वीर को। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। तो ये थी वो शपथ जिसको लाखों भाजपा के कार्यकर्ता सुन रहे थे, उनके करोड़ों समर्थक सुन के खुश हो रहे थे। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा आगे की बात करने लगे, लेकिन वो बात ठीक है। और मैं खुद पूछ रहा था, गेरुआ कुर्ता में दोनों चीज़ें आपने देखी है, गिरवा धारण करना और साथ साथ उसमें भी एक संदेश है। और उसके बाद बाबा जी ने जो उनको पटका पहनाया, उस पर भी आते हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए शुरुआत से। लेकिन सौरभ जी, इससे ज़्यादा वो तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक 98 साल के कार्यकर्ता को उन्होंने प्रणाम किया है प्रधानमंत्री जी। वो भी अलग से उस पर बात करते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल आधी कमर झुका के मोदी जी को प्रणाम। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पीठ ठोकी है, ये उसके लिए किया जाता है जो गुरुजी जी, ये हर किसी को थोड़ी करते होंगे गुरुजी जैसे। अमित शाह जी ने भी परसों जो अव्वल आता है उसी की पीठ थपथपाई जाती है। कल अमित शाह जी ने भी पीठ थपथपाई थी जब एयरपोर्ट पे शुभेंदु गए थे, तब पीठ थपथपाई। पूरा कॉन्फिडेंस इस आदमी को दिया गया है, पूरी अथॉरिटी दी गई है ये। और ये जरूरी भी था पश्चिम बंगाल में कि इस तरीके का एक मुख्यमंत्री दिया जाए जो पूरी जितना जैसा मैंडेट जनता ने दिया ना, पार्टी वैसा मैंडेट आगे पास ऑन करे एक लीडर को कि अब तुम चलाओ और बंगाल की जो भी जरूरतें हैं उनको देखो, उनको पूरा करो। त्रिपाठी जी, देखिए, कई बार इस शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि पर भगवा ज्वार है। और ये जो भगवा वस्त्र पहनकर शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जिस तरह से स्नेह कर रहे हैं, या जो आपने कहा कि कोई अव्वल आता है तभी उस छात्र को शिक्षक जो है वो पीठ थपथपाता है, ये टारगेट कंप्लीटेड है। ये टारगेट कंप्लीटेड है बिना खून बहाए नक्सलवाद की भूमि पर एक नई क्रांति का। ये टारगेट कंप्लीटेड है उस भूमि पर जहां पिछले लगभग 5 दशक सिर्फ और सिर्फ हिंसा, हत्या, वहां एक शांतिपूर्ण चुनाव के बाद जनता के एक मैंडेट का यह टारगेट कंप्लीटेड है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे शिखर पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां से आते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यहां मुश्किल होती है, हम कैसे जीत पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये उस लड़ाई की है। ये टारगेट कंप्लीटेड है जो मुसलमानों के लिए अलग से उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और नोआखाली के दंगे से लेकर जो भारत का बट जाना था, वो टारगेट कंप्लीटेड है। और ये भगवा ज्वार, जब मैं शब्द कह रहा हूं तो आप वो करंट देखिए जो लोगों के पब्लिक के बीच जबरदस्त। और शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य दिया उसको उन्होंने पूर्ण किया। और एक बात मैं और कहूं, मैं आमतौर पर यह कहता हूं कि भाई बाहर से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का मूल कितना बचेगा, संघ और भाजपा के संस्कार, उसके विचार वाले लोग कितने बचेंगे। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी ने पिछले कुछ समय में करके दिखाया है वो एकदम संघ और भाजपा की वैचारिक जमीन को और उर्वर करने की कोशिश है।
और वो साफ साफ जब बोलते हैं तो ये साहस तो देश में शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए जो इनके, जिसको कहते हैं ना वैचारिक अधिष्ठान शब्द गुरुजी इस्तेमाल करते हैं, तो वैचारिक अधिष्ठान से निकले लोग भी जो नहीं कर पाते वो शुभेंदु ने किया। अभी आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? क्या भगवा का भगवा ज्वार, ज्वार। भगवा ज्वार है। बिल्कुल। तो भगवा ज्वार में जो अब वो कह रहे थे तस्वीर दिखाने के लिए, वो देखिए योगी जी से जब मिले तो योगी जी गेरुआ पटका लेकर के आए थे और वो उनके गले में टांग दिया। गेरुआ कुर्ता वो पहले से पहन के आए हुए थे शुभेंदु अधिकारी, तो दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे थे और इनसे अपेक्षाएं भी कुछ वैसी ही हैं कि उसी रूप में दिखाई दें और उसी रूप में शासन करें जिसके लिए योगी आदित्यनाथ अब देश भर में विख्यात हो चुके हैं। सर सहमत हैं आप? गेरुए का ज्वार है ये? गेरुए का ज्वार है, मतलब उसमें कोई ऐसा, ये तो इतनी बड़ी जो मैंडेट है वो अपने आप में उस थॉट प्रोसेस का, उस विचार का नतीजा है, जो जिसे आप भगवा कह लें, गेरुआ कह लें, हिंदुत्व कह लें, दक्षिणपंथी कह लें, वो सब कुछ है। लेकिन एक किस्सा मुझे याद आया कि सीता जो है, माता सीता, वो श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते हुए सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पर। समझ गया। तो हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने देख लिया, अब बाकी तो सब समझ ही गए। हनुमान जी ने देख लिया और उन्होंने पूछा पूरा कर दीजिए, ये संदर्भ किसके लिए लगाते हैं? नहीं आप सुनाइए। नहीं, आप ही सुनाइए, आप अच्छा सुना रहे हैं। कहा कि ये आपने जो है ये टीका किसके लिए लगाया है, ये बिंदी किसके लिए लगाई है? तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु के प्रेम में है। प्रभु के प्रेम में है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज्यादा कोई प्रेम करता है प्रभु राम को और यही करना पड़ता है प्रेम दिखाने के लिए। तो वो गेरुए के सिंदूर की थाल लेकर के आए और वो अपने ऊपर उड़ेलने लगे और खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे कि अब तो ठीक है ना। सर यही था ना कि जय हो। जय श्री राम हो गया। जय उसके श्री बाद राम। अब वो वाली लाइन बोलेंगे जिसके लिए कहानी सुनाई। तो शुभेंदु अधिकारी वही कर रहे हैं, आप कह ये रहे हैं। तो इसमें बात कहाँ बची, अब खत्म कर दी ना आपने बात। लेकिन अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत मेहनत की। हम लोग 3 दिन से चर्चा कर ही रहे थे कि शुभेंदु के ही सबसे ज्यादा, मतलब एक जो पॉलिटिकल समझ है वो तो ये कहती है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन शुभेंदु को बनाया गया। और कल जब एयरपोर्ट पर, कल की बात है शायद, कल की बात जब है। अमित शाह जी के सामने वो आए थे और इसी तरह से उन्होंने पीठ थपथपाई थी, तभी साफ हो गया था कि अब ये कमान शुभेंदु जी को सौंपी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक बेहतर फैसला है, क्योंकि ममता बनर्जी और हम कह भी रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि चुनाव जीतना अलग बात है, टीएमसी का जो सिस्टम है, टीएमसी का जो पूरी व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए शुभेंदु अधिकारी की ज्यादा जरूरत है। सर एक बात तो बड़ी क्लियर जो दिखाई दे रही है हर राज्य में। हाँ सॉरी जी, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। अभी चर्चा की गई कि उस हिस्से को भी अलग कर दिया गया जिस हिस्से की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब ये ध्यान रखना है कि उस हिस्से को जो यहाँ रहता है उसको अलग होने की तकलीफ महसूस ना हो। समझा नहीं मैं बात आपकी, सच में नहीं समझा। मैं समझाता हूँ सर। हाँ प्रोफेसर साहब समझा। मुझे लगता है उसके लिए पहला काम का भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसको बंद कर देना चाहिए बंगाल के अंदर, और अल्पसंख्यक की परिभाषा वहां पर करनी चाहिए बंगाल के अंदर। सर एक क्वेश्चन को फ्रेज करवा लूं कि आप मुसलमानों के साथ सही व्यवहार होना चाहिए। हाँ, ये कह रहे थे ये कह रहा हूं। अब बोलिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वो आपका दर्शक समझ जाता है, इतना मैं ही समझ जा रहा था कि पहली बात तो कि वहाँ जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो उसको या तो बंद कर दें या उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा दे दें, क्योंकि संविधान अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं करती है और कोई कानून नहीं है जो अल्पसंख्यक की परिभाषा करती है। 33% जनसंख्या अल्पसंख्यक की परिभाषा के दायरे में नहीं आ सकती है, वो दूसरा बहुसंख्यक समुदाय हो सकता है। तो पहला काम तो ये होना जाना चाहिए। दूसरी बात, एक मैसेज तो है, बहुत साफ मैसेज है, और बाबा ने कल से हम टेलीविजन डिबेट्स में भी बातें कई जगह सुन रहे थे कि बंगाल को एक बुलडोजर मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी, मैं टेलीविजन चैनल पर बार बार ये कहता था, और आपके कहानी कुर्सी में तो कई बार कॉम्युनल की तरह, कई बार तो रिएक्शन ऐसे आता था कि आप बहुत, ये प्रोफेसर बहुत कॉम्युनल हैं, और हम हूँ भी उस मामला में, मुझे कोई इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मोरल कंपंक्शन नहीं है, पश्चाताप नहीं है, आत्म पश्चाताप नहीं है कि मैं क्यों हूँ। मैं बार बार कहता था कि यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो आने वाला दिन पश्चिम बंगाल कश्मीर के रास्ते पर जाएगा। और जिस प्रकार से उसका इस्लामीकरण किया गया है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके वह पॉकेट्स खड़े कर दिए हैं, और जिस प्रकार से
जमाते इस्लाम का प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है, वो बंगाल नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक होने जा रहा था। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक थी। सुन लीजिए, मतलब भगवा और बुलडोजर दोनों जरूरी है। दोनों साथ में। एक और चीज जोड़ देना, इसका रास्ता कहां से जाता है? जैसे कश्मीर के अंदर 370 खत्म कर देने के बाद घर घर तलाशी लेकर के और उनके जो भी आर्म्स थे उनको डिसआर्म किया गया करीब करीब। मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के बॉर्डर्स के इलाके में जितने ऐसे घर हैं उनके सबकी घर घर की तलाशी ले जानी चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो चाहे 4 पुश्त से क्यों नहीं रहना चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, उनको सोशल बेनिफिट से वंचित करना चाहिए। ठीक है सर। और उनको निगरानी के दायरे में रखना चाहिए। तस्वीरों की बात कर रहे थे तो एक तस्वीर आप और देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन व्यक्ति का मंच, उनको आमंत्रित करना, मंच पर जगह देना और प्रधानमंत्री का उनका सम्मान करना, इसका क्या मायने है। ये इनका नाम है माखन लाल सरकार। इन्हें आप बीजेपी से पहले जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक हैं बीजेपी के जनसंघ के, तो उनके साथ जिन्होंने काम किया कश्मीर में 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गए थे तो उनके साथ तिरंगा फहराने वाले माखनलाल सरकार 98 साल 98 ईयर्स इनकी आयु है, उनको आज आमंत्रित किया गया था और उनको उनसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मिले उनके पांव छुए। तस्वीर एक बार दिखा दीजिए शुरुआत से। এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের शुरुआत से জেলে दिखा दीजिए। রহস্যজনকভাবে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी 1952 में कश्मीर जाने वाले, उनके पैर छू रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस तस्वीर कुछ नहीं, कुछ कम नहीं हो जाता अगर माखनलाल सरकार जी आज इस मंच पे नहीं होते, यह एक तस्वीर नहीं आती। लेकिन ये कुछ बढ़ गया। यस, लेकिन ये किया गया, ये किया गया बीजेपी के द्वारा ताकि हम इसकी बात करें और आपको बताएं कि बंगाल क्यों खास है, क्यों स्पेशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब खुद को कहते हैं तो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले में हूँ। वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं और वो समझते हैं कि कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या भूमिका रहती है। परिवारवाद की जो पार्टियां है वो ये समझ नहीं सकते कि कैसे देश का प्रधानमंत्री आज जब बंगाल में सरकार बनती है तो माखनलाल सरकार को स्टेज पर लाया जाता है, उनके सम्मान करते हैं। और ये तो माखनलाल सरकार तो वो जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1952 में किया। यह वह व्यक्ति है जो गुरु गोलवलकर जी के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है। ये तो वह व्यक्ति है जिन्होंने बंगाल में संघ की शाखा में शुरुआत जाने की थी। यह वह व्यक्ति है माखनलाल सरकार जिन्होंने 1 साल के अंदर 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयार किए थे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति नहीं मिलता था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसंघ के लिए काम करे, जनसंघ के लिए 10,000 लोग तैयार करने वाले माखनलाल सरकार थे। और इन जैसे असंख्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई आज जीवित है, कि इनका निधन हो गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सौभाग्यशाली कि 98 ईयर्स की उम्र में व्यक्ति आज इतना फिट है और वो स्थिति में थे कि वो स्टेज पर आ जाए। इस उम्र में जनरली आदमी बिस्तर से उठ नहीं पाता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया, फोन किया, वो खुद आए और प्रधानमंत्री उनसे मिले। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को भी याद रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने संघर्ष के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और आज ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो माखनलाल सरकार के समान भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल के अंदर लगातार काम करते रहे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ काम करते रहे, उनके अत्याचार सहते रहे, बाद में 32 साल कम्युनिस्ट सरकार का अत्याचार हिंसा सहते रहे, तमाम प्रताड़ना झेली, लेकिन अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। जमीनी स्तर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए काम करते रहे, संघ के लिए काम करते रहे। और आज ऐसे ही कार्यकर्ताओं की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में आज सरकार बनाई है। कमल बंगाल में अगर खिला है, कमल ने अगर कमाल किया है, तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं का उसके पीछे खून पसीने से पार्टी को सींचा गया। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आपकी मेहनत का सम्मान होगा, कभी भी हो, लेकिन सम्मान जरूर होगा। आप पार्टी के लिए काम करते रहिए। और मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी सीख है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और परिवारवाद पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि भाई परिवारवाद से बाहर निकलो और कैडर आधारित पार्टी बनाओगे तो ही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हम आज जो टीम जिसने शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी के साथ उसकी बात भी करेंगे। अभिषेक बनर्जी का एक पोस्ट आया है आज, तो वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज जो हम लोग बात कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम उसकी गंभीरता को या उसकी गहराई को शायद उस तरीके से आपके सामने जैसा रखना चाहिए नहीं कर पा रहे शायद, कि क्यों बीजेपी के लिए बंगाल जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। मुझे देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के
एडिटर है, उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी के एक बहुत सीनियर नेता से पूछा कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी जीत, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था कि 2-3 राज्य चले भी जाते ना अगर बंगाल लेने के लिए, तो हम खुशी खुशी अपने वो उनकी सरकार अपनी कुर्बान कर देते। इलेक्शन में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल को लेकर था। मतलब हेमंता जी ने अपनी सरकार बना ली क्योंकि उनको छोड़ दिया गया था और उन्होंने भी भरोसा दिला दिया था, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री अमित शाह जी, भूपेंद्र जी, सुनील बंसल जी और जो लोग, तमाम लोगों का पूरा इलेक्शन यदि देखें इन 5 राज्यों का चुनाव, तो उसमें वेस्ट बंगाल पर सारा फोकस था कि किसी भी तरह से वो जीते। वो प्रणाम जो किया दर्शकों, वो माफ कीजिएगा, वहां मौजूद जनता को और कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने, वो दिखा दीजिए जरा। अच्छा, ये लाइव तस्वीरें हैं, बोल भी रहे हैं शुभेंदु, तो अगर आवाज है तो सुनाइए। ब्रीफ बोल ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन वो बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। शपथ चूंकि हो गई, प्रधानमंत्री गवर्नर वहां से चले गए होंगे, तो अगर हम सुना पाएंगे, अगर कुछ वो ऑडियो अगर हम दुरुस्त कर लें, क्योंकि माइक तो लगे हुए हैं वहां सबके। मोदी जी के शब्द। আরে প্রতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসুন, বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। উইশাল পার্ক আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চড়ইবতী চড়ইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शुभेंदु अधिकारी का पहला स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद। बहुत विशेष दिन उन्होंने बताया, ये पश्चिम बंगाल के लिए है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर आज ये शपथ उन्होंने ली है। और एक तस्वीर और दिखा दीजिए, वो जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे उसका सार छिपा है इस तस्वीर में। मैं कह रहा था अभी राम मंदिर की, जब लोकसभा में गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तब ऐसा किया था, लोकसभा की सीढ़ियों पर, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया था। राम मंदिर में किया था और उसके बाद यहाँ देखा है। देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन की एक रूल बुक होती है और उसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं कि ओरेटरी में अटल जी कैसे थे, मोदी जी कैसे हैं, या और लोग कोई बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं क्या। हो सकता है कि आप ढेर सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओरेटरी में, यानी जो बातचीत करते हैं उस स्किल में अच्छा माने, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय इतिहास में जो कुछ लोग कम्युनिकेशन के सबसे, जिनको आप कहें कि ये इनको 2-4 लोगों को पढ़ लीजिए आप कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाएगा, ये व्यक्ति है। और जो आपने कहा ना कि राम मंदिर, संसद की सीढ़ियां और आज बंगाल, तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि किस गहराई से इसको समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को पूरी तरह से अगर देखें तो आप, ठीक है आज कोई कुछ भी कहे, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र सिर्फ और सिर्फ संघ के कार्यक्रमों में देश भर में लगता है। वंदे मातरम को लेकर उस भाव के साथ जो संघर्ष है, जो लड़ाई है,
कि हमारा ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम को वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान जैसा है। और ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कह के आप कह सकते हैं कि भाई ये तो नेहरू जी भी करते थे, लेकिन राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं किया गया। ये जो हिंदू भावना, ये जो भारतीय राष्ट्र की भावना है, जिस राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, तो जाहिर है उसकी सीमाएं जो अपने आप रेखांकित है, और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसीलिए भले जम्मू कश्मीर में सरकार न बने, लेकिन 370 हटना, तो मेरा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर, बंगाल, राम मंदिर, ये सब के सब ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उस आइडियोलॉजिकल बैटल, उस वैचारिक संघर्ष को, जिसको अगर एक लाइन में समझे तो क्या है, तो जो महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये कोई सामान्य चुनाव का नहीं है कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गया हम लड़ाई लड़के चले आए, ऐसा नहीं। सिविलाइजेशनल हम वॉर लड़ रहे हैं, और शायद हम लोग उस पर आगे और चर्चा करें, लेकिन 321 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी है। जब ये अमित शाह कहते हैं तो जरा आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है। ये अपने लोग बात है, अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देके आप शपथ ग्रहण कर। चुनावी राजनीति में 325 कार्यकर्ता जिसके मारे गए हों, जंग थोड़ी चल रही है। सर मारे जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे मौके पर याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कम्युनिकेशन में ये तीनों घटनाएं आप देखिए, एक वो जो 321 कार्यकर्ता जिनको मारे गए, श्रद्धांजलि दी गई। दूसरा माखनलाल सरकार को प्रधान, देखिए आप कहने के लिए कह सकते हैं कि ये तो दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी के दिखाने के लिए ही होता है। हाँ, तो वो कम्युनिकेशन के लिए। और तीसरी बात, जो जनता के सामने जिस तरह से वो दंडवत हो रहे हैं, वो तीनों एक मैसेज है। और इस मामले में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री कम्युनिकेशन के स्किल में कहीं पर भी पीछे, बल्कि ये इस क्लास को कुछ लोग लें तो शायद बहुत सारी चीजें बदल भी सकती होंगी। और अब जब ये एक मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे एक ना, सवाल छोड़ दीजिए कहानी कुर्सी की में, क्या भारत की किसी पार्टी के सत्ता में आने पर किसी राज्य में या केंद्र में अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा सम्मान कभी दिखा है? इसको छोड़ दीजिए ये प्रश्न, क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे तो वो शब्द नहीं पूरे होंगे कभी भी। अरे कांग्रेस की सरकारों में या दूसरी सरकारों में तो सरकार बनती है, तो जो सरकार होते हैं वो सरकार होते हैं, उनकी जय जयकार होती। यहां उस कार्यकर्ता को आप जिस तरह, और आपने ठीक कहा कि उससे क्या घट जाता, अगर ये नहीं भी होता तो इतने इतने दृश्य हैं, इतने विजुअल्स हैं, इतना लाउड है सब कुछ। उस लाउड में अगर आपने इतने शांत भाव से एक ऐसा भावुक पल, ऐसा भावनात्मक पल, और देखिए ये टीवी और उस सब के लिए तो ठीक है, आज का समय है ही है, हम लोग बहस करेंगे। ये अपने उस वर्कर के लिए है, इसको रोज ये आता है कि अच्छा फलाना जगह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे बाहर से आए लोग बड़ा थ्रेट हैं, आयातित लोग बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब वो कामकाज अपना संभालेंगे, और कामकाज मुझे ऐसा लगता है बीजेपी शुरुआती कुछ दिनों में बीजेपी की सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये बड़े काम करने के लिए आए हैं, जो वादे किए हैं उन पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है आज ही। लेकिन जब वो तस्वीरें आ जाएंगी अपने कार्यालय में, जब बैठ जाएंगे कुर्सी पर, पहली कैबिनेट की बैठक होगी, पहली कैबिनेट कहा था ना, पहली कैबिनेट में फाइल पर कलम से क्या किस पर दस्तखत होंगे। आयुष्मान भारत का पीएम ने बोल दिया था पहले, CAA, आयुष्मान भारत की 7th पे कमीशन, और घुसपैठियों पर कोई बड़ी घोषणा जो है, ये सारी बातें उसके अंदर जो है वो हो सकती हैं। अभिषेक बैनर्जी ने अभी पोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अपोजिशन से तो कोई बोला नहीं, आज ममता जी का कोई बयान नहीं आया, ममता जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया अभी तक, तो वो मुख्यमंत्री मान रही हैं अपने आप को। तो लेकिन अभिषेक बैनर्जी जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये बड़ा टफ इलेक्शन था, 30 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, और इलेक्शन कमीशन और बाकी एजेंसियां जो हैं उन्होंने खुल करके पक्षपात किया है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पार्शल नहीं होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, कंट्रोल यूनिट का मिसमैच था, हमने मांग की है कि सब मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए, वीवीपैट स्लिप दिखाई जाए लोगों को, और लोकतंत्र तभी बच सकता है जब संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा कायम रहे लोगों का। लेकिन वो भरोसा बहुत बुरी तरीके से टूटा है, हिला है, ये भी वो लिख रहे हैं। और आगे वो लिख रहे हैं कि इसके साथ साथ पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें आ रही हैं, हमारे पार्टी ऑफिस कब्जा किए जा रहे हैं, हमारे पार्टी वर्कर्स को डराया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये वो लिख रहे हैं। और बहुत से, बिल्कुल देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी वाला आरोप इन्होंने लगा दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं को बचने के लिए अपने घरों से भागना पड़ा है, पलायन करना पड़ा है। पलायन शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको अपने घर छोड़ करके भाग जाना पड़ रहा है। नो पॉलिटिकल वर्कर इन अ डेमोक्रेसी शुड एवर हैव टू चूज बिटवीन देयर सेफ्टी एंड देयर पॉलिटिकल बिलीव्स। क्या बात है,
क्या बात है, अभिषेक बनर्जी लिख रहे हैं जो। नहीं, वो संयोग जैसे संयोग ऐसा बड़े आईने के सामने खड़े थे। हाँ, बड़े आईने के सामने खड़े होकर सब लिख रहे थे। किसी कहते राजनीतिक हैं कार्यकर्ता को अपनी विचारधारा और अपनी सुरक्षा के बीच में चुनाव करने का दिन कभी नहीं देखा। सोचिए आप, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप ही यही लगता है कि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन इस आदमी ने गुंडों का नेक्सस चलाया, इस आदमी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता मरे, भाजपा कार्यकर्ता मरे, कम्युनिस्ट मरे, कांग्रेसी मरे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मरे। क्योंकि जब इस तरह की हिंसा होती है तो कोई किसी को बचा के थोड़ी ना होती। तो अच्छा है, एहसास हो रहा है। नहीं, बट ये प्रोफेसर साहब बताएंगे, अभी 1 घंटा पहले प्रोग्राम में किसी मेहमान ने ये बात कही कि बीजेपी भी तो चुनाव हारी है, और कितने चुनाव हारी है। अरे मोदी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी तो कितने चुनाव हारी है। लेकिन कभी हार के बाद आपने कोई बहाना सुना हो, इस वजह से हार गए, ये फेयर नहीं था, या ये यहाँ बहुत एक तरफा व्यवहार के किसी भी लेवल पर कोई ऐसी बात आपने सुनी है? और हम लोग ये बात करते आए हैं भाई, आप अपनी कमजोरी से हारे, आप जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। अमित शाह जी ने ये एक लाइन की बात है, आप हारे। अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया कहा था वो कल, तमिलनाडु में आप कब से सरकार में नहीं हो, बंगाल में आप कब से सरकार में नहीं हो, और आप कहते हो कि भाई वोट चोरी से हारे, तो क्या 40 साल से आप वोट चोरी से चुनाव हार रहे हो? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आप बंगाल का चुनाव हार रहे हो। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु का चुनाव आप हार रहे हो। सिक्किम में आप कब से सरकार में नहीं हो, बिहार में आप कब से सरकार में नहीं हो। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, और आप ये कह रहे हो कि भाई वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है अमित शाह ने जो कल जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया है। और चुनाव हार गए तो गरिमापूर्ण तो इसे आप स्वीकार कीजिए। राज्यपाल के पास जाके ममता बनर्जी इस्तीफा देती, आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, आप सड़क पर लड़ते, आप संसद में लड़ाई करते, जिस तरीके से आपको लड़ना लड़ते। एक चुनाव हारने के बाद यह कह देना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते, आप बधाई नहीं देते हो। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाती ममता बनर्जी, और यह बहुत गंभीर परिपाटी शुरुआत करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है। एक अरविंद केजरीवाल ने कहते कि मुख्यमंत्री रहते जेल में चले गए कि मैं जेल से चलाऊंगा, या ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है और कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यह गलत परिपाटी थी। लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान कीजिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। 3 बार आप मुख्यमंत्री इसी मतदाताओं के दम पर बंगाल में बनी, और इसी बंगाल की मतदाता ने 15 साल का कामकाज देख के आपको हराया। लेकिन ममता जी, स्वीकार कीजिए। समीर जी, ममता जी ने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और उन्होंने अभी अपनी तरफ से इस्तीफा दिया नहीं है, अभी तक भी नहीं दिया। असेंबली डिसॉल्व हो गई, शपथ ले ली, तो आपको मतलब ही नहीं मुख्यमंत्री। लेकिन आप उनकी अगर उस पर जाएंगे, ऑफिशियल ट्विटर पेज पर, एक्सपोज पर पेज पर जाएंगे, तो उनका जो बायोग्राफी वहां लिखा हुआ है बायो में, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15th, 16th एंड 17th विधानसभा। तो शुक्र उन्होंने 98वीं विधानसभा कभी नहीं बता दिया अपने आप को। लेकिन यहां तो मान लिया ना उन्होंने, कम से कम जो वो एक, मैं तो कहूंगा बिल्कुल एरोगेंट बिहेवियर था ये, कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। एनीवे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो बात कह रहे हैं, ममता जी को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये बोर्ड लगा लेना चाहिए, और नीचे छोटा सा पू लिख देना चाहिए। ठीक है, बस ये ठीक है। लेकिन आप और कहीं भी क्या, मतलब अभिषेक बनर्जी जो ये लिख रहे हैं, इसके अलावा वो और कहीं भी क्या? मुझे 2017 का एक लाइन बोल दूं कि 2017 की लखनऊ की शपथ ग्रहण समारोह याद आता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी थे योगी आदित्यनाथ, पहली बार शपथ ले रहे थे। तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार गई थी, लेकिन वहाँ मंच पर अखिलेश जी और मुलायम सिंह मंच पर गए थे, और वो मंच पर जाकर उन्होंने बधाई दी थी। बताइए। मैं वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ कि घटना याद आती है। बिहार में तेजस्वी ने भी नहीं, वो वैसे बधाई देते, वो मंच पर पहुंचकर भी उन्होंने मुलायम सिंह जी को बुलाया। मुझे मुलायम सिंह जी का तो याद आ रहा है, अखिलेश जी का नहीं याद आ रहा। प्रधानमंत्री को बुलाया। देखिए, अभिषेक बनर्जी का जो ट्वीट है, लगता है जैसे कोई दुराचारी वेद वाचन के लिए प्रवचन कर रहा हो, या वेद पर जो है वो भाषण कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो। सबसे ज़्यादा तो आरोप आप ही पर रखते थे। पंचायत चुनाव में 75 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 28,000 लोग आसाम भागे थे, और करीब उतनी ही आबादी जो है वो झारखंड भाग गई थी। पिछला जब चुनाव हुआ था तो 58 लोगों की मौत हो गई थी। और बंगाल के अंदर जो हिंसा के लिए जो कट्टा पहले से रखा गया था, ये तो हम सभी ने देखा है कि पकड़ा गया था, घरों से निकला है। तो ये तो वही तैयारी थी कि बंगाल में वाकई 4 मई के दिन जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, तो उसके बाद कट्टे निकाल करके भारतीय जनता पार्टी और जिनके लोगों को है उनकी पिटाई होगी या कुटाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो हिंसा की संस्कृति को जिन सीपीएम ने आगे खड़ा किया था, बीजारोपण किया था, उसको वटवृक्ष तो बनाया था तृणमूल कांग्रेस ने। अब आकर के ये जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की कि जैसे गुंडों का राज का सफाया जैसे उत्तर प्रदेश में किया, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का सफाया किया,
अब जाकर के उनका सफाया करें वहां पर बंगाल के अंदर, और ये प्राथमिक जिम्मेवारी है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, बंगाल एक समय इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, आज स्थिति उसकी तेलंगाना और जो हरियाणा उससे भी नीचे चली गई है। उसका कंट्रीब्यूशन 5% के आसपास संभवतः रह गया है भारत के ये में, तो बहुत नीचे स्तर पर चला गया था। जबकि आपके पास पोर्ट है, आप कैपिटल भारत का रह चुके हैं। एक समय भारत की जीडीपी में 17% 18% कंट्रीब्यूट करता था वो जो स्टेट, वो इतना आज के दिन में वर्स्ट गवर्नड स्टेट के कैटेगरी में आज के दिन में आता है। ये तभी संभव हो पाएगा, देखिए यदि हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें दुराचारियों की वंदना बड़ी की गई, बहुत देर तक बालकांड आप पढ़ते जाइए तो लगता है 50, 60, 70 पेज तक दुराचारियों की वंदना की गई है। लेकिन ये समय है दुराचारियों की वंदना करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना था तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास उन्होंने वंदना की कि भाई ये सब हैं, थोड़ा सा शांत रहें, तब हम भगवान राम का कथा वाचन कर सकें, कथा लिख सकें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि यदि एफडीआई आना है, डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, एक बेहतर गवर्नेंस देना है, आप सोचिए ना, तो पहले अपराधियों का इलाज कीजिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। 7 पॉइंट, बस एक जोड़ देना चाहता हूँ, 7.7 करोड़ जिस स्टेट पर डेट हो, 49,000 के आसपास, 49,000 उसको एनुअली इंटरेस्ट पे करना हो, और जहां 1,10,000 1.1 करोड़ के आसपास जो है, लाख करोड़ जो है, जहां रेवेन्यू जनरेट होता हो, कैसे 7th पे कमीशन और कैसे सोशल बेनिफिट्स को ट्रांसफर करेगा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा अभी 2 घंटे पहले एक पोस्ट किया हुआ है, आज रविंद्रनाथ जयंती के ऊपर उनका एक पोस्ट आया हुआ है। लोग झूठे मुंह बधाई दे देते हैं कि आपकी नई जिम्मेदारी पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे भी वो, लेकिन कुछ नहीं, ममता बनर्जी ने कोई शुभकामना, कोई बधाई नहीं दी, ना अभिषेक बनर्जी ने तो पूरा एक्यूजेटरी एक पोस्ट जो है वो ली थी। आप कुछ कह रहे थे, एक बयान सुना, एक मैं वो माखनलाल सरकार जी की पत्नी का बयान में पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा माखनलाल सरकार जी की तस्वीर, जिनको अभी सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, जैसे हर पत्नी होती है उसके पति को सम्मान मिले, लेकिन आगे जो वो कह रही हैं कि 16 वर्ष की उम्र से मेरे पति संघ से जुड़ गए और किसी भी दिन उन्होंने शाखा नहीं छोड़ी, जब तक संभव हुआ वो शाखा प्रतिदिन जाते रहे। आप जरा सोचिए, मतलब बंगाल जैसी जगह पर, और कई बार हम लोग चर्चा करते हैं तो संघ करता क्या है, संघ किसको तैयार करता है। माखनलाल जी के मन में पार्षद, विधायक, सांसद ये सब बनने की इच्छा रही होती तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बंदोबस्त हुआ होता, चुनाव लड़ते हारते अलग चीज है, लेकिन आज वहां वो है, तो ये भी ऐसे अवसर पर बात करना बड़ा जरूरी होता। अब जरा टीम शुभेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी को खुद आपने तस्वीरों में देखा, कैसे प्रधानमंत्री ने शाबाशी दी, कल अमित शाह जी को इसी अंदाज में उनसे मिले थे, और कल विधायक दल की बैठक में उनके नाम के प्रस्ताव को जिस तरीके से अमित शाह जी ने किया और जो कहा वहां उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के लिए, वो एक बार आपको सुनना चाहिए, ताकि ये बात हम कर सकें कि क्यों शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति हैं जो बंगाल में वो काम कर सकते हैं जो बीजेपी वादा करके आई है। सुनते हैं। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। अरे अमित, कल मैं जब ये बयान वो जिस स्पीच आ रही थी तो मैं और पिनाज हम लोग थे स्टूडियो में, तो जो मुस्कुराहट थी अमित शाह जी के चेहरे पर, हम दोनों ने पहले वही देखा। भाई इतना खुल के मुस्कुराते कम ही दिखते हैं, क्योंकि तो कल बड़े प्रसन्न थे वो शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते, इतने प्रसन्न वो अपनी नातिन के साथ दिखते। यही बोला पिनाज ने, एग्जैक्टली यही बोला। इसके अलावा लेकिन जब बच्चों के साथ पूरा खेल रहे चुनाव होते हैं देखे तभी तो शुभेंदु और अमित शाह दोनों उस कोर टीम में रहे, मतलब अमित शाह जी ने उन पर भरोसा किया। और शुभेंदु अधिकारी, हाँ सर कुछ बता रहे। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अमित शाह से, मतलब 27 नवंबर 2020 की बात है। 27 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने मैसेज किया स्वागत राय को कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूँ, तो बवाल मचा टीएमसी में।
तो प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, सौगत राय ये शुभेंदु के घर गए, रात को बैठक हुई और शुभेंदु से कहा गया कि सुबह ममता बनर्जी आपसे मिलने आएगी, आपसे बात करेगी, मीटिंग करेगी, वो फाइनल कर देगी। दूसरे दिन सुबह सौगत राय ने बयान दे दिया कि शुभेंदु अधिकारी नाराज नहीं है, वो टीएमसी में बने रहेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी ने सौगत राय को फ़ोन किया कि भाई ममता बनर्जी से मुलाकात होने वाली थी, ममता बनर्जी आने वाली थी मिलने, उसका क्या हुआ, तो सौगत राय ने कहा कि भाई ममता जी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हो गई ना, तो शुभेंदु अगर अभिषेक से मिल ले उतना ही बहुत है, मेरी मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो जब ममता जी ने यह कहा तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को फ़ोन किया, कैलाश जी ने अमित शाह जी को फ़ोन किया, अमित शाह जी ने कहा मैं शुभेंदु से बात करता हूँ। अमित शाह जी ने शुभेंदु को फ़ोन किया। उसके बाद 19 दिसंबर को अमित शाह जी कलकत्ता जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी वहाँ भारतीय जनता, पहले तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अमित शाह जी कहते नहीं, बंगाल में एक रैली होगी और वहाँ शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिर 19 दिसंबर 2020 को चुनाव के 6 महीने पहले अमित शाह जी कलकत्ता जाते हैं, वहाँ रैली में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो उस समय से अमित शाह जी और शुभेंदु अधिकारी का जो आपस में डे वन से बना हुआ रिश्ता, डे वन से जो बना रहा है, उसके बाद से लगातार। मुकुल रॉय भी तो आए थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तब 56 साल की थी, और शुभेंदु भी जब मुख्यमंत्री बने वो 56 साल के हैं। अच्छा। दोनों ने 56 साल के। मैं ये पूछ रहा था विजय जी, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे इनका छोड़ना हुआ, अभी चर्चा में ये भी पता लगा था मुझे कि जब यूथ विंग टीएमसी की बनाई अभिषेक बनर्जी ने, तो उसके मंच पर इनको नहीं आने दिया था, उस कार्यक्रम के मंच पर शुभेंदु अधिकारी को नहीं आने दिया, और वो पहली खटास पड़ी थी इनके रिश्तों में। और फिर आगे का तो वो बता ही रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी डील करेंगे, वो मिलेंगे। मैं कह रहा था मुकुल रॉय टीएमसी से और भी लोग आए थे, कई बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले भी गए, कुछ लोग वो ना तो वैसा डिलीवर कर पाए, ना वैसा विश्वास नहीं पाए, और ना बीजेपी के उतने बन पाए। कई लोग तो ऐसे भी हो जिनकी ट्रेन शटल की तरह से चलती रही। अच्छा, मजेदार बात है, जैसे अर्जुन सिंह जी हैं, जिनके लिए आमतौर पे वहां पे कहा जाता है कि इनके साथ लिखें अभी। अच्छा, लेकिन मतलब वो बीजेपी में भी गए, अभी बीजेपी के नेता। हाँ, नहीं, वो बीजेपी के बाद चले गए थे वापस टीएमसी में, फिर टीएमसी से वापस बीजेपी में। लेकिन ऐसा है कि बंगाल के कुछ पत्रकारों ने खोद करके, मिथुन दा भी है, मिथुन दा बीजेपी में है, पहले वो टीएमसी में रहे हैं। अच्छा, बंगाल के कुछ पत्रकारों ने खोद करके ये भी निकाला कि ये बचपन में शाखा जाया करते थे। ऐसा नहीं जाते थे, ये घर वापसी हुई है। मैंने भी पढ़ा कि ये बचपन में ही शाखा जाते थे, मतलब युवावस्था में जाते थे। मैंने इसलिए कहा फिर ये कांग्रेस में गए, घर वापसी, इसलिए कांग्रेस में गए क्योंकि उस समय वहां पर कांग्रेस और सीपीएम इसके अतिरिक्त और कोई राजनीति का, लेकिन सर वो शाखा जाते थे, इस बात को फ्लॉन्ट नहीं कर सकती बीजेपी। उनकी आधी जिंदगी टीएमसी और कांग्रेस में निकली। मैंने कहा ना, घर वापसी तो अच्छी बात है, घर में के मुंशी भी एक बंगाल के, नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ऐसी धारा भी तो थी जो गुरु गोलवलकर जी के साथ हुआ करती थी, ऐसी धारा तो थी। आज है क्या ऐसी कोई केएमसी वगैरह, ये केएम मुंशी वगैरह किस धारा से? अरे चलिए तो सुनिए, आप ये ज्यादा एकेडमिक लोगों का यही प्रॉब्लम, यही है, मुश्किल तो है। अच्छा, अभी आप जो बात कह रहे थे घर में जो है उनको भी संभाल के रखें। अब टीम देखिए साहब शुभेंदु अधिकारी की, सबसे पहला नाम उनके बाद आज पुकारा गया दिलीप घोष का। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई में इन 5 साल से पहले सबसे अहम रोल उनका था, जब पार्टी को जड़ से 377 पे वो लेकर के आए, तो उनका नाम, और वो भी बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले हार्डकोर बीजेपी वाले हैं, उनका नाम है। अग्निमित्रा पॉल का नाम है, एक महिला चेहरा है। अशोक कीर्तनिया जी नॉर्थ बंगाल से आने वाले, मतुआ समाज से आने वाले एक दलित चेहरा है। खुदीराम टूडू ये रानी बांध से विधायक हैं, संथाल आदिवासी हैं, आदिवासी वर्ग को यहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। और निशीत प्रामाणिक जो कि पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ये राजवंशी समाज से आते हैं, ये भी उत्तर बंगाल से आते हैं। तो उत्तर बंगाल को पूरा मतलब हाँ, उनको पूरी जगह जो है वो दी गई है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक, और अब मुझे लगता नहीं कि आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि होता तो पहले ही शपथ ग्रहण हो जाता, कोई डिप्टी सीएम नहीं है। इनमें से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि शपथ में तो डिप्टी सीएम नहीं होते ना। सर, खबर तो आ जाती है ना, खबर आ जाती है, लेकिन अभी तक खबर है कि नहीं होंगे डिप्टी करना जरूरी है कि दिलीप घोष को वो नाराज चल रहे थे, और अमित शाह जी ने उनको मतलब ठीक से मनाकर और बीच में सारा काम करके चुनावों के दौरान और मनाकर इस तरफ लेकर आए, नहीं तो वो काफी समय से नाराज भी चल रहे थे। सर, मैं एक बात ये करना चाह रहा था, सॉरी, कि जो कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हुआ इसमें, जो हमको मतलब एज जर्नलिस्ट जो हमको लगता है, किसी भी कार्यक्रम में ऐसे चुनाव जीतने के बाद कौन मंत्री बनेगा, ये जानकारियां आ जाती हैं, आ ही जाती हैं कहीं से भी, किसी भी राज्य में होता हो। इस बार ये बड़ा सीक्रेट रखा गया, मतलब बड़े बड़े लोग खुद के नहीं निकाल पाए कि आज कौन मंत्री बनेगा। तो एक तो ये सवाल है कि इसको, ये 5 नाम जो हैं, इनको इतना गोपनीय क्यों रखा बीजेपी ने,
ये बात 5 नाम लीक अच्छा, नहीं होने देखिए चाहिए। एक जानकारी मुझे आई, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। कौन? एबीवीपी? शुभेंदु अधिकारी उस समय। बहुत बधाई हो आपको। तो ये अभी जानकारी हुई, तो इसलिए ये ठीक, मतलब तथ्य के तौर पर। सर डिप्टी सीएम ना होना, जो मंत्रियों की जानकारी आज जो है वो जब एन वक्त तक रिवील ना करना, क्या है इसके पीछे वजह? नहीं, वो तो बीजेपी, मैं तो इसको ही असामान्य मान रहा हूँ कि कल ही हमको पता चल गया कि शुभेंदु अधिकारी बन रहे हैं मुख्यमंत्री। पिछले 14 साल में आपको कभी ये तय हुआ कि भाई वो जो मुख्यमंत्री बनने वाला वो चेहरा कौन है? सर ये गंभीर बात है। नहीं, ये गंभीर बात ये है। नाम, मंत्रियों के नाम भी आज जो है बिल्कुल सीक्रेट देखिए, पार्टी में सब चीजों को सामान्य कोई रिएक्शन का करने डर था रिएक्शन- क्या बीजेपी को? नहीं, कि रिएक्शन का आ डर जाएगा? तो आप उससे समझ लीजिए कि अमित शाह जी जिस मतलब इतने बड़े मैंडेट के बाद पर्यवेक्षक बनाए जाएं, इसका मतलब है कि सब चीजों को ठीक करने की सर जरूरत है। ये एक सेकंड प्लस प्लीज, ये तस्वीर अभी अभी आई है। प्रधानमंत्री जिन लोगों से मिल रहे हैं वो मैं बता दूं, बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है ये उनके परिजन हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो जो लगातार यहां चर्चा हो रही थी ना, कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता का ध्यान रखना, कार्यकर्ता को धन्यवाद देना, ये सब उसी कड़ी में दिख रहा है आपको। इसी में आपको वो सरकार साहब, प्रधानमंत्री सीधे मिल रहे हो तो उसका भी एक अलग मैसेज होता है ना वो कि जिनके पांव छुए प्रधानमंत्री ने, और उन परिवारों से मिलना जिन्होंने, जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने जान गंवाई इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर। तो यही बात समीर जी भी कह रहे थे। मतलब इसका जिक्र वैसे नहीं है, लेकिन ये कंट्रास्ट नहीं है कि एक तरफ बिस्किट खिलाते हुए वाले से पार्टी से कोई दूसरी जगह चला जाए और एक तरफ कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। खुल के बताइए। नहीं, हिमंता जी के सबको पता, मतलब कहानी को कोई इतना नई कहानी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कंट्रास्ट है ना कि एक पार्टी का लीडर केवल इसलिए चला जाता है पार्टी छोड़कर क्योंकि उनका नेता उससे बात करने की बजाय अपने पेट्स को बिस्किट खिला रहा था, बिस्किट खिला रहा था राहुल गांधी। हाँ। और वो जाता है, वो असम जितवा देता है, वो पूरा पूर्वोत्तर लेकर के दे देता है बीजेपी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन कार्यकर्ताओं, इनसे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से कि भाई पार्टी में कोई बड़ा फर्क। सूरज किधर से उगा था? एक लाइन में, थैंक यू सर, मेरे मन में था, मैं कह नहीं पाता कई बातें। जो विजय जी कह रहे हैं ये हुआ जो होते हैं उस पर फैक्ट्स पर ये राहुल गांधी के लिए नहीं, मैं फैक्ट्स को समय पर रखना चाहिए। सर एक लाइन बोल दूं, राहुल गांधी के लिए कुत्ता लगता है इधर भी हृदय परिवर्तन नरेंद्र मोदी हो को रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं था। अपनी अपनी चॉइस है सर, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, उनको कुत्ता महत्वपूर्ण है। और मतलब कांग्रेस पार्टी भी सोची कैसे सोचती है कि पूरी उनकी आईटी सेल उसी पर लग गई, मतलब कुत्ते पर ही मीम बनाए, कुत्ते पर ही क्या क्या किए। वो सोच रहे थे कि वो हेमंत विश्व शर्मा को अपमानित कर रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ता को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप दरअसल कार्यकर्ता को अपमानित नहीं कर रहे होते हैं, पार्टी को आप गर्त में डाल रहे होते हैं, और वो तो प्रमाणित हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो तस्वीर है सामान्य नहीं है। एक सर एक इंटरेस्टिंग खबर मिली है, वो बता दूं। शेख हसीना ने बधाई दी है शुभेंदु अधिकारी को। शेख हसीना जिनका तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, अब तो वहां भी इलेक्शन हो गया, वहां बीएनपी की सरकार बन गई है, लेकिन ये भारत में जो निर्वासित हुई है, लेकिन आप प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, उस पर पहले इंपॉर्टेंट बात ये भी तो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण कि है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, राहुल गांधी और ममता बनर्जी तीनों एक पेज पर आकर के खड़े हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जब राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जमाते इस्लामी बांग्लादेश कहता है बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, और तो और उसे आगे जाकर के कहते हैं कि आप स्वतंत्र देश घोषित कर दीजिए, 17 करोड़ मुसलमान तो हम आपके साथ आकर के लड़ने के लिए पहले कोई से सर तैयार हैं। पागल आदमी किसी ने बोल दिया। देखिए ऐसा नहीं है, उसकी जमीन है वहां, बांग्लादेश बॉर्डर के किनारे उसकी जमीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी ने इतना 15 साल रही, घुसपैठियों के खिलाफ कोई नहीं, क्यों नहीं? वो चाहती, बहुत ताकतवर नेता थी, वो चाहती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बाहर कर दें तो बिल्कुल हो जाता है काम। बहुत आप बाहर करने की बात कर रहे हैं, इनके कागज किसने बनाए, कैसे बन गए बंगाल में कागज सबके? वो किसका स्टेटमेंट मुझे भी याद नहीं आ रहा, किसी पुलिस वाले का स्टेटमेंट था, किसी का था, सीनियर मतलब अधिकारी का, कि देश भर में जहां से हम घुसपैठी को पकड़ते हैं उसका आई कार्ड देखो तो बंगाल में बना होता है। अरे अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि मालदा से अधिकांश निकलते हैं, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है लोकसभा में। असम में तो निकाल दिए ना घुसपैठी 10 साल में। निकल जाएगा, सूरज आज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलेंगे। सूरज वहीं से निकला है। नहीं, सूरज के निकलने पर सवाल नहीं, ठीक है सर। बंगाल की बात तो चलिए हो गई, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, तमिलनाडु में भी नतीजे बंगाल के साथ ही आए थे, लेकिन वहां सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि फिल्म के सुपरस्टार डीवीके के चीफ विजय
ये शपथ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कई बार ये गवर्नर से मुलाकात कर चुके हैं, हर बार ये चिट्ठी लेकर के जाते हैं कि साहब मेरे नंबर पूरे हो गए, और गवर्नर उसमें से करेक्शन कर देते, नहीं अभी इतने कम है और अभी इतने कम है और जाओ वापस लेकर के आओ। और ये लगातार सिलसिला चले जा रहा है 4 दिन से लगातार। कल शाम तक ये खबर आ चुकी थी कि विजय आज शपथ ले लेंगे, उनके पास जितने 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत है वो पूरा हो चुका है आंकड़ा। लेकिन फिर देर शाम सब कुछ बदल गया। विजय के लिए राहत की बात अब इतनी मानिए आप कि वो अपनी जद्दोजहद करते 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 118 के बहुत करीब 116 तक पहुंच गए। इनमें 5 कांग्रेस के, इनके अपने 107 हैं, 5 कांग्रेस के हो गए 112, और लेफ्ट के 4 सीपीआई सीपीएम के 2-2, उनको मिला के हो जाते हैं 116। लेकिन कल तो हम ये सुन रहे थे कि वीसीके और लेफ्ट की दोनों पार्टियां ये एक साथ फैसला करेंगे विजय के साथ जाना है कि नहीं जाना है। अब वीसीके के जो 2 विधायक हैं उनका अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वो विजय को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। वहीं विजय ने ये दावा कर दिया, एक पार्टी है एएमएमके, कि एएमएमके दिनाकरन साहब की पार्टी, कि उनका एक विधायक है वो हमको सपोर्ट कर रहा है, उसकी चिट्ठी भी आ गई समर्थन की। लेकिन फिर एएमएमके चीफ दिनाकरन ने यह दावा कर दिया कि उनके विधायक का जो समर्थन पत्र दिखाया जा रहा है विजय की तरफ से राज्यपाल को जो सौंपा गया है वो फर्जी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जहां एक एक विधायक की लड़ाई हो रही हो, वहां विजय जिसके अपने 107 विधायक जीत के आए हैं वो एक विधायक की फर्जी चिट्ठी लगाएगा? तो इसका मतलब पीछे बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स काम कर रहे हैं। कोई मान जाता है, फिर उसको कोई ना मनाने वाला आ जाता है कि नहीं तुम पीछे हट जाओ, नहीं करना है समर्थन। इसमें डीएमके क्या रोल अदा कर रहा है? क्योंकि कल जब ये बहुत हो गया तो ये भी चर्चाएं आने लगी कि अब डीएमके इस बात के लिए तैयार है कि एडीएमके का, एआईएडीएमके का विधायक बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, हम पीछे से समर्थन देंगे, लेकिन अभी इस विजय के साथ लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन लेफ्ट वाले बताया जा रहा है कि उसमें वो उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हम उन्हें देंगे, ये एक मैंडेट पूरी तरीके से एआईएडीएमके और डीएमके के खिलाफ है, तो हम सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर उसमें वीसीके जो है वो पीछे हट गया, जबकि वीसीके ने ये कहा हुआ है कि जो लेफ्ट कहेगा हम वो कर देंगे, अगर लेफ्ट के लोग जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो लेफ्ट ने तो अपने विधायकों को चिट्ठी दे दी, तो अब वीसीके को कौन रोक रहा है जाने से? और ये दिनाकरन जी की जो मैं बात कर रहा था एएम के एक विधायक की, इन्होंने तो फर्जीवाड़ा ये कि फ्रॉड हुआ है, ये जो गवर्नर को चिट्ठी हमारे समर्थन की दी गई वो फर्जी है, इसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट की है। तो एक बार इनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। दिनाकरन ने विजय पर आरोप लगाया है और टीवीके की तरफ से एएमएम के जो विधायक हैं कामराज, उनके समर्थन का लेटर साइन करते हुए, विधायक का खुद साइन करते हुए उस चिट्ठी पर वो वीडियो जारी कर दिया। लेकिन एएमके इस वीडियो को भी फर्जी बता रही है। अब एक और खबर है कि जो मैं आपको कह रहा था कि डीएमके बाहर से एडीएमके का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है, तो अब क्या एआईएडीएमके का मुख्यमंत्री बन सकता है? एआईएडीएमके के अपने कैंप में हलचल मची हुई है। पुडुचेरी के रिजॉर्ट में रुके एआईएडीएमके के विधायक अब चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन सबको चेन्नई बुला लिया गया है कि तुम्हारी जरूरत कभी पड़ सकती है। और वीसीके जिसके 2 विधायक हैं वो आज शाम को 4 बजे मीटिंग करेगी पार्टी, उसके बाद वो लाइन तय करेंगे कि विजय के साथ जाना है कि नहीं जाना है। मोटे तौर पर अब वीसीके पर सबकी नजर है। माफ कीजिएगा, बयान दिखा दीजिए। Media, it was telecasted that there was a letter in support of TVK by my MLA S. Kamaraj. So we are all panicked and we are all shocked, and I got an appointment with the Honorable Governor, and I came and showed the real letter which I got it for our Chief Judicial candidate Palanichami, who has come and submitted that Xerox copy of the letter to the Honorable Governor, and Governor asked about the original. They told they will bring it along with the MLA. ये क्या कह रहे हैं? ये एमएम क्या एएमएम के वाले हैं, और वीडियो दिखा रहा, वो साइन करते हुए वीडियो दिखा दीजिए जरा, अभी जो स्क्रीन पर था वो, ये इनके विधायक हैं जो समर्थन की चिट्ठी साइन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये तो एआईएडीएमके को समर्थन देने की चिट्ठी साइन कर रहा था, टीवी के वालों ने, मतलब विजय की पार्टी ने फ्रॉड करके इसकी जीरोक्स कॉपी में एआईएडीएमके की जगह टीवी के लिख दिया और वो गवर्नर को जाके दे दिया। बताइए कोई ऐसा होता है क्या कहीं? लेकिन गजब खेल चल रहे हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ेंगे तो उनसे और हम पूछेंगे, पर्दे के पीछे जो है जुड़ गए वो। चलिए सीधा पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। टी राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, क्या खेल हो रहे हैं ये? अब वीसी के पीछे हट गया, ये तो 6 के 6 विधायक एक साथ जाने वाले थे ना, लेफ्ट के और वीसीके के, क्या चल रहा है वहां? देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार तिनवालवन एक ही सुर में ये कह रहे थे कि जो लेफ्ट पार्टीज का डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। लेफ्ट पार्टीज को डिसीजन लेके 24 घंटे हो गए।
दोनों ही पार्टियों ने ये कह दिया है कि उनका गठबंधन जो है वो डीएमके के साथ जारी रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लाकर बीजेपी को एक मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल की यहाँ पर सरकार चलाए, इस वजह से उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट जो है अपने 4 विधायकों का टीवीके की पार्टी को दे दिया। उस वक्त भी वीसीके की तरफ से ये कहा गया था कि विजय जब तक राजभवन पहुंचेंगे दोनों विधायकों की चिट्ठी भी वहां पहुंच जाएगी। विजय राजभवन भी पहुंच गए, उन्होंने मौखिक रूप से राज्यपाल से ये भी कह दिया कि 116+1 जिसकी जो विवाद में है वो विधायक वो चिट्ठी में आपको सौंप रहा हूं। उसके अलावा 2 विधायकों की चिट्ठी कुछ देर में आपको मिल जाएगी, आप मुझे कल सुबह 11 बजे शपथ लेने का समय दे दीजिए। गवर्नर साहब ने कहा कि अगर वो दोनों लोगों की चिट्ठी मुझे मिल जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयारी करने के लिए कह देता हूं। और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो गई नेहरू इंडोर स्टेडियम में सौरभ, लेकिन उसके बाद रात भर इंतजार ही रहा, वो चिट्ठी नहीं मिली। सुबह से मैं जहां पर मौजूद हूं वीसीके ऑफिस, यहां पर भी सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। अब ये कहा गया है कि 4 बजे एक और मीटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। इनकी अड़चन क्या है? वीसीके की प्रॉब्लम क्या है? क्यों अब तो लेफ्ट वाले भी चले गए, क्यों नहीं खुल के समर्थन कर रहे? जी जी बिल्कुल, इसी बात पर मैं आ रहा था कि वीसीके को लगता है कि एक मौका है कि उन्हें इस मौके को सबसे ज्यादा भुना लेना चाहिए, क्योंकि उनके 2 विधायक अब विजय की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। अगर वो 2 विधायक विजय को सपोर्ट देते हैं तभी विजय की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वीसीके की तरफ से डिप्टी सीएम पद तिरुमावलवन के लिए मांगा गया है। वो लोकसभा के सांसद हैं जो डीएमके के सपोर्ट से चिदम्बरम से जीते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं उस लोकसभा सीट को रिजाइन करूंगा तो मेरी पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर लोकसभा की सीट जिताने में टीवीके मदद करेगा। उसके अलावा जो चूंकि वो एससी हैं, इस वजह से एससी कल्याण से जुड़ी हुई एक बहुत बड़े पैकेज की डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है। तो ये एक्चुअली आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है। जब उन्होंने कहा कि हम लेफ्ट के साथ जाएंगे तो लेफ्ट ने तो आउटसाइड सपोर्ट किया है, अगर वैसे देखा जाए तो आउटसाइड सपोर्ट करना चाहिए। और यही बात जब उन्होंने स्टालिन से कल मुलाकात की, इस दौरान जब विजय इंतजार कर रहे थे कि राजभवन में उनके समर्थन की चिट्ठी आएगी, वो स्टालिन के घर पहुंच गए। स्टालिन ने उनसे ये कहा, जो हमें बताया गया सोर्सेस ने, कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो लेफ्ट पार्टीज कर रही है उतना ही आप कीजिए। अब उनको स्टालिन के साथ रहना है क्योंकि स्टालिन के साथ उनकी लंबे समय से दोस्ती रही है। स्टालिन ये कह रहे हैं कि आप सरकार में मत जाइए। पार्टी के लोग जहां पर मैं मौजूद हूं वो जबरदस्त दबाव बना रहे हैं कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप बहुत हार्ड बार्गेन कीजिए। स्टालिन क्या चाहते हैं? स्टालिन क्या चाह रहे हैं कि उनके गठबंधन से कोई व्यक्ति जाके समर्थन ना दे, विजय की सरकार नहीं बननी चाहिए? फिर लेफ्ट कैसे चली गई? नहीं देखिए, समर्थन नहीं देने की बात वो नहीं कह रहे हैं। वही उन्होंने सिर्फ वीसीके को, तिरुमावलवन को इतना कहा है कि जो काम लेफ्ट पार्टी से ने किया वही आप कीजिए, यानी बाहर से समर्थन दीजिए। और 6 महीने अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो कम से कम ये जो 6 लोग हैं, 4 वामपंथी दल के और 2 वीसीके के, ये लोग सरकार से अपना समर्थन वापस खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। ये स्टालिन की लाइन है, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन वीसीके के लोग जो पार्टी कैडर है, लीडर है, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंडेट टीवीके के पास है, इसलिए आप सरकार में हिस्सा बनिए। ठीक है राघवन, आप क्लियर हुई कुछ तस्वीर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। राघवन वो बता रहे हैं कि वीसीके मोल भाव कर रहा है, बार्गेनिंग चल रही है पर्दे के पीछे। 2 विधायकों के बदले अब तुम तो बन जाओगे मुख्यमंत्री, हमारे 2 विधायकों के बिना बन नहीं सकते हो, अब क्या दोगे हमको? तो डिप्टी सीएम की पोस्ट और जो वो कुछ बातें बता रहे थे, ये मोल भाव विजय के साथ किया जा रहा है। तो मोल भाव में तो भाव देने की हैसियत में है ही विजय, तो मुझे लगता है कि फिर तो वीसीके दे ही देगा, देर से देर शाम में हो सकता है फैसला कर दे वो। देखिए सब इतना 48 घंटे से सब जो तमिलनाडु में चल रहा है कि 108 सीटें जीतने के बाद भी सिर्फ 10 सीटें जोड़ने के लिए विजय को जद्दोजहद इसलिए करने पड़ रही है कि विजय एक अभिनेता है, नेता नहीं है। अभिनेता से वो नेता बने। अगर वो तमिलनाडु की राजनीति के मजे हुए नेता होते तो वो मुझे लगता है कि 10 एमएलए अभी तक जुगाड़ कर चुके होते। जिस तरीके से वो 3 बार गवर्नर से मिलकर आ गए हैं, कल तो उन्होंने शॉल भी उड़ा दी थी, गवर्नर ने कह भी दिया था कि आप शाम तक भिजवा दीजिए, तैयारी शुरू कर देते। और विजय को लगा कि आज सुबह वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर 2 विधायकों का मामला निपट गया। मुझे लग रहा है कि अब शाम तक 3 बार मिल लिया ना गवर्नर से, 3 बार गवर्नर से मिल चुके हैं, या 3 बार का मुलाकात हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि आज शाम को वीसीके फाइनल कर देगा 2 एमएलए का, क्योंकि आज जिस तरीके जो मैंडेट मिला ये निश्चित रूप से विजय के पक्ष में। और एआईडीएमके और डीएमके किसी भी स्थिति में सरकार नहीं बनाएंगे अगर यह
कहा जा रहा है कि डीएमके बाहर से समर्थन देगा, एआईडीएमके सरकार बनाएगी, तो मुश्किल से आप मान लीजिए 90 दिन या 6 महीने के बाद वो समर्थन वापस लेके सरकार स्टालिन वही चाह रहे हैं जो राघवन ने और वो बताया, सरकार कि गिरा बाहर के से सपोर्ट करो, सरकार का हिस्सा मत बनो, और सरकार गिरा और बाद में फिर अपनी सत्ता लेकर आओ, तो वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से दो छोर है वो कभी मिल नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में सबसे बेहतर ये है कि विजय को समर्थन दिया जाए, सरकार बनाई जाए उसके बाद। लेकिन सर ये भी तो बात है, विजय के ठीक है जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन विजय उतना दूर नहीं है बहुमत से। और अब वो आप टीवी बात ठीक है भी राजनीति आती नहीं, सलाहकार होंगे इधर उधर से आए हुए, बड़े नेता कुछ होंगे दूसरे दलों से आए हुए, लेकिन विजय थोड़ी देर में राजनीति भी सीख जाएंगे। तो अब जिसके पास 107 अपने विधायक हों और 118 चाहिए हो, 10-12 विधायकों के मारे कोई सरकार ना चल पाए ऐसा नहीं होता, वो तो हो ही जाता है निजाम। क्यों सर? नहीं, अब तो 116 हो गए हैं, लेकिन मैं आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ, हाँ आगे भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं ये जो ट्वीट है अभी तक नहीं समझ पाया। एक दिन पहले का ट्वीट है BL संतोष साहब का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी। उन्होंने लिखा है, ओनली टाइम विल टेल हु विल फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, INC इंडिया विल एंड अप विद एक्स ऑन इट्स फेस। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि दो ही, अब तो वैसे भी 2 ही विधायकों की कांग्रेस के समर्थन से तो नहीं बन पाएगी, यही मतलब हुआ उनका। जो भी है, मतलब मैं तो ये पढ़ा था, अभी तो एक दिन हो गया, समझ में नहीं आया कि एक दिन में क्या क्या बदला है, नहीं बदला है। लेकिन इस पर फिर से वही बात होगी कि मैं याद कर रहा था 1998 में 4 दिन बाद जयललिता जी ने सपोर्ट लेटर दे दिया था, आज 3रा दिन है। एक दिन और इंतजार कर लेते कि तमिलनाडु में ये चिट्ठियों के लिए 4 दिन पहले लगे थे, इस बार 3 दिन हो गए। आपने देखा बीसी के दफ्तर पर जहां राघवन खड़े कितना जमावड़ा हो रहा है, तो वो हो सकता है। और गवर्नर साहब पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब गवर्नर्स पे सवाल तो खड़े होते रहते हैं, इतने गवर्नर्स पर सवाल सर नहीं, मुझे लग रहा है कि अब पहले दिन देखिए हम सब ने ये कहा कि विजय को मौका बुला के मौका देना चाहिए था सरकार बनाने का, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय हो। लेकिन जो आदमी 3 दिन में नहीं जुटा पा रहा है 6 विधायक 8 विधायक, तो ये काम वो न्योता दे देते तब भी यही होता, तब और बुरे मोल भाव होते। इसमें एक तकनीकी बात भी है ना, नहीं तो इससे तो और सब लोग तो बहुत दूर है ना, कोई दूसरी व्यवस्था वो देख रहे होते, या गवर्नर जो है सरकार, गवर्नर का काम क्या पता है आपको? गवर्नर का काम सरकार बनाने से रोकना नहीं है, गवर्नर का काम है सरकार फॉर्मेशन में मदद करना। किसी और को बुला भी तो नहीं रहे। हाँ तो बुलाए नहीं, वो किसने मना किया? उनको बुलाना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी कि भाई आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या है, आप क्या मिलकर दावा दावा किया जाता है, दावा किया जाता है, गवर्नर थोड़ी बुलाती कि आप आइए, ऐसा नहीं होता। आपके पास बहुमत है, आप जाके दावा कर दीजिए। गवर्नर के रोल को तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर का रोल है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू असिस्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो किसी को भी बुलाएं, डीएमके को बुलाएं, एआईडीएमके को बुलाएं, बीजेपी को बुलाएं, बनाने के लिए तैयार तो हो। नहीं, उनको बुलाकर बात करें कि क्या करें, और नहीं तो फिर विधानसभा को सस्पेंशन में डाल दें कि भाई देखेंगे जब 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, काम तो खाली काम किया जा दावा करके आया, उसको शपथ दिलवाना है मुख्यमंत्री को। आप दावा कीजिए, आपके पास बहुमत दे दिया था, तो 4 दिन तक तो यही सब चला था जो हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने सबसे बात की थी ना, वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो न तो जिसको जो गया दावा देने उसको कर रहे हैं ना, और लोगों के साथ बात आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं, मैं आपको रोल ऑफ गवर्नर पर बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी और को इनकी जगह किसी और को बुलाया भी नहीं। हाँ। और इनको बार-बार कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू, वो शायद इस बात से अपनी भूमिका से डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि कोई और को बुलाएंगे तो कहेंगे ये किसी और की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से। कांग्रेस कह रही है गवर्नरों की जरूरत ही नहीं है अब देश में, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब देश में गवर्नर आपको किस लिए चाहिए। जी देखिए, कांग्रेस तो उस जगह पहुंच गई है जहां पर उसके लिए संकट आने वाले समय में और गंभीर होने वाला है, क्योंकि अभी जब तमिलनाडु से उसके लोकसभा और राज्यसभा की संख्या अचानक गायब हो जाएगी, तब उसको समझ में आएगा कि डीएमके के साथ झगड़ा मोल लेकर उसने क्या किया है। तो पॉलिटिकली जो कहते हैं ना कि वाइज डिसीजन नहीं है कि वो बिना डीएमके को भरोसे में लिए, स्टालिन को भरोसे में निर्णय लेती है। लेकिन ये बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि विजय के पास मैंडेट है, जनता वहां की। अब चाहे जो समीर जी कह रहे हैं कि वो अभिनेता हैं, नेता नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यह भी तो सच है ना कि अगर खांचे इतने पक्के वाले हैं और वहां की जनता ने जो भी मैंडेट दिया, वो 2 विधायक, 4 विधायक, 6 विधायक, वैसे तो उनके करीब कितने 12 विधायक कम है ना, 106 और नहीं, अब तो 116 पर खड़े हैं वो। नहीं सर, खड़े का नहीं हो सकता ना, या तो संख्या पार जाएगी, 12 चाहिए उनको, या तो संख्या पार जाएगी, नहीं, और या तो ये होगा कि उनके नंबर क्या है, जो उनके पास सपोर्ट है वो 116 लोगों का है। सर मैं वही कह रहा हूं, जो या तो आप अपनी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के नाते कहते हैं कि ये है और हमको समर्थन मिलेगा, या आप पूरा बहुमत जुटा कर जाते हैं, कहते हैं कि ये हमको ये चिट्ठी है, मैजिक मार्क से आगे हो गए, जो मिड ये नंबर है इससे आगे है। दोनों के अलावा और कोई स्थिति नहीं होगी ना। ये मैं भी मानता हूं कि मैंडेट विजय के ही पास है,
लेकिन क्या गवर्नर को जब दिख रहा है कि इतनी जद्दोजहद विजय कर चुके और नहीं हुआ, हर कोई दिख रहा है कि उनको शॉल उड़ा दिया जा रहा है, अंगवस्त्र उड़ा दिया जा रहा है, तो अब उसको नंबर के लिए कंफर्म होना जरूरी होता है। ये अगर सिर्फ अपनी चिट्ठी लिखते तो शायद वो ज्यादा गुंजाइश होती। आप लोग हो सकता है आपको ये बहुत गंभीर बात लग रही है, लेकिन पहले दिन तो ये बात थी, पहले दिन तो ये था कि भाई किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, लेकिन अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि गवर्नर भी बार बार विजय को ही मौका दे रहे हैं। बिल्कुल कि आप ले आइए, आपके मैं वेटिंग फॉर यू, आप ले आओ मेरे को 118 आज दिखा दो और कल शपथ ले लो, आज शाम शपथ ले लो। तो इसमें कोई फाउल प्ले हो रहा है नहीं, ऐसा और अभी वो स्टैंड ठीक भी लगता है, क्योंकि जैसे पहले दिन हमको ये लगता था कि वो ठीक नहीं था कि आप, लेकिन जब आप जाकर कोलिशन देते हैं ना, अलाइज बताते हैं, तो ये तो पूरा नंबर बताइए। अब एक जरा जो आपने बात छेड़ी डीएमके और कांग्रेस वाली, उमेश भंडारी का उदाहरण भी शायद बता दीजिए आप। मैं कह रहा हूं इस पर कितनी बात, गवर्नर के रोल पर ये डिस्कशन तो होगा ही सर। मैं बता रहा हूं आपको, ये सरकार बने ना बने, किसकी बने, इसमें मेरा कोई ठीक है, ये इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और मैं बताऊं, कांग्रेस का है, अभी मैंने 2 दिन पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में गवर्नर रहे 2 बार, उन्होंने कहा कि गवर्नर्स के रोल की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने भी कहा, ये मेरे इस पर बहस हो जाए, गवर्नर होना चाहिए, इस पर भी बहस हो जाए। अरे सर, हम आगे बढ़ते रहना ऐसा नहीं, एक लाइन नहीं, छोड़ दीजिए। वो चूंकि 2 बार गवर्नर रह चुके हैं ना, इसलिए कह रहे, तो वो बोल चुके हैं, तीसरी बार नहीं गवर्नर बने तो ये कहना जरूरी था। सर आगे इस खबर पर आप विचार रखिएगा अपने ये। और राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, आपको कभी भी चर्चा में आना हो, कुछ बात कहनी हो, प्लीज आप आ जाइएगा, उनका माइक ऑन रखिएगा। तमिलनाडु में जो कुछ सियासी हलचल हो रही है उसमें डीएमके की तो नजर है ही, एएमएम के टीवी पर आरोप लगा रही है। अब डीएमके ने इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उसमें डीएमके जो है वो क्या चाहता है, गवर्नर का रोल क्या है, विजय को मौका मिले, विजय सरकार बना लें, किसके समर्थन से उनको जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी बातें। लेकिन कानिमोझी जी का लेटर दे दीजिए। कानिमोझी जी जो डीएमके की सीनियर लीडर हैं, इन्होंने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख करके, पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर है लोकसभा में, लिंक भी दे दीजिए। इन्होंने लिखा है कि स्पीकर साहब हमारे बैठने की जगह अलग कर दो कांग्रेस से, क्योंकि अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो अब ये ठीक नहीं है कि हम उन्हीं लोगों के साथ बैठे जो जिनके साथ हमारा अलायंस था, अब अलायंस में हम नहीं हैं। तो ये नाराजगी व्यक्त की है, कांग्रेस से गुस्सा है ये डीएमके का। डीएमके की टॉप लीडरशिप जो है वो ये बात कह रही है कि अब तो इनसे हमारा कोई मेल नहीं है, तो अब आप हमारी बैठने की जगह जो है, व्यवस्था जो है वो अलग कर दीजिए। तो ये तो हो रहा है अलायंस पार्टनर्स के बीच में, नेताओं के बीच में। जो जमीन पे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मदुरई वाली खबर दे दीजिए जरा। मदुरई में डीएमके और कांग्रेस के वर्कर्स का क्लैश हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये ऐसे रिश्ते बदलेंगे, एक रात में ऐसे बदलेंगे। दिलचस्प बात जो कि पिछले डिस्कशन में रही थी, मैं बताना माहौल चाहता हूं बदल गया। राघवन 1 मिनट, राघवन 10 सेकंड दीजिएगा बस। जी जी जी, स्क्रीन पर रख लीजिए राघवन को। ये जो हुआ है ना, ये मदुरई में हुआ है, ये झगड़ा जो चल रहा है। अब ये देखिए, अब ऐसे बदलते हैं रिश्ते। कांग्रेस पार्टी के झंडे फेंके जा रहे हैं सड़क पर, और ये भी आपको और बहुत होता हुआ देखिए। ये देखिए कार्यकर्ता, ये डीएमके कार्यकर्ताओं का मामले अब इसी तरीके से जो है बात फिर बड़ी भी बन जाती है। जी राघवन बताइए आप, मतलब इतनी खटास आ चुकी है अब कांग्रेस और डीएमके में। नहीं सर, जी बिल्कुल। और देखिए, किसी एक व्यक्ति का बहुत दिलचस्प है कि एक कुंभकोणम में एक मेयर थे जिनके पास डीएमके के 10 पार्षद थे और कांग्रेस के 8 थे, लेकिन डीएमके ने फ्रेंडली गेस्चर में कांग्रेस के पार्षद को मेयर बना दिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पाला बदला, वहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें हटा दिया गया। तो अब वो मेयर नहीं रहे, उनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरी राजनीतिक सरगर्मी से, लेकिन उनकी पोस्ट चली गई। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था वो एक बहुत दिलचस्प बात यह है सौरभ, कि कल 10 मई है। एक्चुअली जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से संविधान ये कहता है कि 10 मई के अंदर अंदर तमिलनाडु में सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर राज्यपाल के पास इस बात का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को ये लिख सकें चिट्ठी और कह सके कि भाई 10 मई तक मैंने इंतजार किया, 2 बार 3 बार मौका भी दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सरकार नहीं बना पाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कोप नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। क्या तमिलनाडु उस तरफ भी जा रहा है, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो उम्मीद बहुत है, जहां खड़े हैं इस वक्त, यहाँ ऐलान हो जाएगा आज शाम तक कि वो 2 विधायक जो कम है वहां पे उसकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखते हैं सर, क्या जो बात अभी राघवन ने कही इसकी भी कोई गुंजाइश है, और ये जो समा बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी पूरी गुंजाइश है। और एक चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा था, विजय जी उस दिन एसआर मुंबई केस को जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एसआर मुंबई केस जो है वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो जब चुन करके सरकार, मैंने विधानसभा का चुनाव हो जाता है
और उस समय जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था। वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब सरकार रिज़ाइन वगैरह करे या उसको बीच में कोई ऐसी स्थिति आ जाए और तब जाकर के वो डिसमिसल हो तो उसमें मैंडेट का अभाव दिखता हो और तब जाकर के उसमें डिसमिस गवर्नर कर दे और कह के आप दिखाइए, तो उस समय था कि वो कॉन्टेक्स्ट था कि जिसमें आपको था कि आप वहीं पर आप जाकर के उसको दिखाएं। ये एक दो वकीलों का भी इस पर मैंने देखा कि महेश जेठमलानी ने भी ये तर्क दिया जो जिसकी बात में जो अभी जिक्र कर रहा हूँ। और कल मैं किसी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को सुन रहा था तो वो बहुत साफ कह रहे थे कि देखिए गवर्नर को ये आश्वस्त होना पड़ता है यू आर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट, और जो कांग्रेस पार्टी ने ये किया था उसमें साफ साफ वो कह रहा था कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयरिंग ऑफ पावर, हम आपको सपोर्ट ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम शेयरिंग ऑफ पावर के बेसिस, यदि ऐसे ही दे दिया होता तो भी उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती या गवर्नर ये मान करके चलते कि एक तर्क दिया जा रहा था, मैं ये नहीं कहूँ कि सही है या गलत है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया रहा था कि शायद गवर्नर ने ये कहा कि आप ऐसे कैसे समर्थन दे सकते हैं कि आप हमको 2 मंत्री दे दीजिए, आप डिप्टी सीएम दे दीजिए। ये ओरल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, राइटिंग में लेटर में लिख करके आप कहें कि म्यूचुअल ट्रस्ट इतना तक चल सकता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ द पावर ये क्या मतलब होता है? इनकी चिट्ठी में लिखा था, कांग्रेस की चिट्ठी में लिखी हुई थी। तो ये तर्क ये भी दिया जा रहा था कि शायद गवर्नर को, और गवर्नर ने इनको कभी मना नहीं किया है, सिर्फ कहा आप हमको दिखा अभी ले आएंगे नंबर, आपको लगता है? अभी तक नहीं ला पाए हैं सर, 3 दिन हो गया नहीं ला पाए। कर रहा है सर वीसी के मोल भाव कर रहा है, मैं तो कर रहा हूं देखिए एक बार वीसी के मोल भाव कर रहा है, लेफ्ट में समर्थन दिया विड्रॉ भी कर लिया, वीसी के ने समर्थन दिया और विड्रॉ भी कर लिया, कहा आईएमएलयू में ने समर्थन दिया विड्रॉ भी कर लिया, सारे हट क्यों गए? तो बार्गेन ही हो रहा है ना, पैसे का लेन देन हो रहा है ना। 2 ही रह गए, 116 हैं लेफ्ट वाले हैं उनके पास। लेट्स सी शाम तक खबर आएगी। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमको। में भी याद था मुंबई केस, बताएंगे, ये इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब देवेंद्र फडणवीस को सुबह एक ब्रेक के बाद सर कर लेंगे बात इसकी भी आगे। तमिलनाडु की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, 2 नंबर शॉर्ट हैं केवल विजय के पास, क्या वो आज उनको मिल जाएंगे? वीसी को तय करना है मीटिंग के बाद, शाम तक देखिए खबर आती है कि नहीं, वरना फिर राज्यपाल का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन केरल में भी अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनादेश बहुत स्पष्ट है, बल्कि वहां से भी ज्यादा, तमिलनाडु से भी ज्यादा स्पष्ट है, बहुमत भी है, 2/3 बहुमत भी है यूडीएफ के पास, लेकिन फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी गेंद हाईकमान के पास भेज दी गई। ये भी चली रिवायत है, अब हाईकमान तय करे, लेकिन हाईकमान पसोपेश में पड़ा हुआ है। वजह यह है कि 3 क्लेमेंट हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री भी हैं, दिल्ली में राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। नंबर 2 पर नाम चल रहा है वीडी सतीशन का। वीडी सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और 10 साल उन्होंने पार्टी चलाई है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस नाते उनका ये दावा है कि भाई मैंने बुरे दौर में पार्टी को मैंने संभाला, जीत मैंने दिलाई। तीसरे नाम एक सीनियर विधायक है रमेश चेन्नीथला, ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन सकते हैं कि अगर ना केसी को बनाना है और ना सतीशन को बनाना है तो इनका नाम चल पड़ सकता है। अब इस बीच केरल कांग्रेस के 3 बड़े लीडर जो हैं, 3 बड़े लीडर वीडी सतीशन, एक है इनका नाम है सनी जोसेफ और चेन्नीथला जी, तो 2 दावेदार और एक तीसरे, ये दिल्ली बुला लिए गए और आज शाम 4 बजे इनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग भी होनी है। आज शाम या कल कांग्रेस की तरफ से केरल में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की उम्मीद है। कांग्रेस के केरल में जो सहयोगी हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा सहयोगी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 22 विधायक जीते, वो चाहता है सतीशन बन जाए। तो जितने वहां पे यूडीएफ के और धड़े हैं कांग्रेस के साथ, वो चाह रहे हैं कि सतीशन बने क्योंकि उन्होंने काम इनका देखा है, काम इनके साथ किया है। लेकिन हाईकमान की पसंद क्या केसी वेणुगोपाल ही हैं? और अगर ये एक्सरसाइज जो विधायकों से पूछना, अगर ये वाकई ईमानदारी से की गई है, अर्नेस्टली की गई है, तो उसमें तो नाम केसी वेणुगोपाल का निकला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, 60 कुछ तो आए हैं कांग्रेस के, 63 आए हैं, तो 63 में से 43 अगर एक नाम के पीछे खड़े हैं तो दावा तो उनका सबसे मजबूत बनता है। लेकिन सवाल यह है कि वो दिल्ली की राजनीति करते आए हैं और दिल्ली में एक बहुत क्रूशियल पोस्ट पर है, तो वो पद उनसे लेकर के फिर केरल का मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए ना, इसमें बहुत सारे समीकरण ठीक बैठाने पड़ेंगे कांग्रेस आला कमान को। देखिए क्या होता है। एक बार हम चलते हैं टी राघवन के पास। राघवन आपको बता पाएंगे वहां राज्य में जो है वो जोर किसका ज्यादा चल रहा है? और मान लें सेंटर चाहता हो कि केसी वेणुगोपाल बन जाए क्योंकि विधायक चाहते हैं,
सहयोगी नहीं चाहते, तो वीडी सतीशन जैसा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा आगे? जी देखिए सौरभ, भर भर के वोट दिया जनता ने, बहुमत है, जैसा आपने बताया 2/3 से ज़्यादा बहुमत है, उसके बाद भी सीएम नहीं बन पा रहा। आज हमने देखा कि त्रिवेंद्रम से लेकर कासरगोड तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह केसी वेणुगोपाल के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यही है कि हिंट वहाँ से जो मिल रहा है नई दिल्ली से वो ये है कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जा रहा है, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। 63 में से 43 विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े हैं। वीडी सतीशन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चुनाव से पहले करीब करीब साल भर पहले ये कहा था कि अगर इस बार मैं कांग्रेस को नहीं जिता पाया, सरकार नहीं बना पाया, क्योंकि 10 साल वहाँ सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो मैं इस बार नहीं बना पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनकी मेहनत जो है वहां पर दिखी। यही लगातार आईयूएमएल और बाकी सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस आलाकमान को कहने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके की मेहनत वीडी सतीशन ने की है, सीएम उनको ही बनना चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो खबर दिल्ली से आ रही है वो केसी वेणुगोपाल को फेवर कर रही है। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनिश्चितता की स्थिति जो है केरला कांग्रेस के भीतर देखी जा रही है। नहीं, मैं फिर आगे से ही जानना चाह रहा था, वीडी सतीशन क्या कोई कठोर कदम भी उठा सकते हैं? ऐसे कोई संकेत उनके कैंप से मिल रहे हैं क्या? जी देखिए, वो उनके अगर राजनीतिक के कैरेक्टर की अगर हम बात कर लें तो वो उस लिहाज से कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं में से नहीं है। वो बगावत जो है किसी तरह की देखी जा रही है वहाँ पर, वैसा भी देखने को अभी तक सुनने को नहीं मिला है, लेकिन नाराजगी बहुत बड़ी है उनकी, इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया ताकि उनको समझाने की कोशिश की जा सके। लेकिन वो कांग्रेस में केरला में कांग्रेस को तोड़ देंगे उसकी स्थिति अभी दिखती नहीं, क्योंकि ऐसा उनका कैरेक्टर नहीं है राजनीति में। वो कांग्रेस एकदम खाटी कांग्रेसी जिसे कहा जाता है, वो उस श्रेणी में आते हैं, इसलिए देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। वो यही कोशिश करेंगे कि अपने जो उन्होंने किया है उसको कांग्रेस के सामने, कांग्रेस नेतृत्व के सामने पेश करें और कहें कि मौका उन्हें ही मिलना चाहिए। जी राघवन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद केरल समझाने के लिए हमको क्या चल रहा है राजनीति में। वैसे तो अनुभव ये देखा है हमने कांग्रेस के आला कमान का सर, कि जिनको बुला के मिलते हैं ना, उस आदमी का नंबर नहीं लगना, नहीं बनाते सौरभ। लेकिन एक चीज मन में आ रहा था कि क्या ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ ही सरकार में 2029 का चुनाव साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहे तो 63 प्लस जैकब कांग्रेस का है और एक और कांग्रेस है, केरला कांग्रेस है साथ। अरे देखिए, वो 70 तो ले आएंगे, 71 चाहिए इनको, वो तो लाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे सर वो क्यों छोड़ेगा अलायंस? एक बड़ा अलायंस पार्टनर है, लोकसभा चुनाव, लोकसभा में उसको मदद मिलती है, सब साथ ही लड़ते हैं। राहुल गांधी अपने आदमी को तो मना लेंगे वो। राहुल गांधी क्या मुंह दिखा करके बोलेंगे कि हम सेकुलर पार्टी हैं? आज जैसा मुंह आज तक दिखाते आए हैं, वो आज से एलआई थोड़ी है उनकी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो एलआई पुरानी है। हम लोग कहते आप ये ध्यान रखिएगा कि वो सीरिया में जो लड़ाके गए थे ना, उनके साथ भी वो खड़ा था। बट सर नया नहीं है ना उसमें कुछ, मैं ये कह रहा हूँ उसमें नया क्या है? वो एलआई मैं तो ये विजय जी के लिए इशारा कर रहा हूं कि विजय जी इस पर कुछ अपना ज्ञान सेकुलरिज्म पर दें तो ज्यादा अच्छा मुझे अभी लग रहा था कि आप मासूमियत में सब बोल रहे हैं। अरे उकसा रहे थे, उकसा रहे थे, तो उनका सर उकस जाइए आप। उनका आप नहीं उकसने की बात ही नहीं, वो तो एलआई पार्टनर है, उनके साथ जाना ही है उनको, उसमें क्या परेशानी? एलआई टेररिस्टों को भी एलआई बना लें आप सत्ता में। ये तो सरकार देखेगी ना कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। अरे अच्छा, अब तो फ्री भी हो गए होंगे होम मिनिस्टर, देख सकते हैं कि कौन कौन टेररिस्ट है वहां पर। यही चाह रहे थे ना आप। चलिए छोड़िए, अभी समीर जी ने कहा कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये डीके शिव कुमार की कैटेगरी में आते हैं वीडी सतीशन, तो इनको वही मिलना है जो मिला भी, तो वही मिलेगा जो डीके को मिला। बहुत बढ़िया आदमी है सतीशन, और जिस तरीके जमीन स्तर पर उन्होंने काम किया, सहयोगी दलों को साथ में लेकर चले और 10 साल लगातार उन्होंने जमीन स्तर पर काम किया है। केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठकर केरल की राजनीति करते रहे, अपने लिए भूमिका बनाते रहे, और केसी वेणुगोपाल को लग रहा है कि वो संगठन महासचिव राहुल गांधी के बहुत करीबी है, तमाम दिल्ली के नेता उनके कहने में है, उनके अधीन आते हैं, तो वो वहां पर मुख्यमंत्री बनकर चले जाएंगे। मुझे लगता है इस समय केसी वेणुगोपाल को बड़ा मन रखते हुए कहना चाहिए कि ये सतीशन की जीत है और सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पार्टी सर्वोपरि होती है, और राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी तो खुद वायनाड के सांसद रहे, उन्हें पता है सतीशन का रोल क्या है। प्रियंका गांधी वायनाड के सांसद, उनको पता है कि सतीशन का रोल क्या है। आप उनका हक दीजिए, आप क्यों 48 घंटे लगा रहे हैं? मुझे लगता है सीधे राहुल गांधी को कहना चाहिए कि विधायक मैनेज किए हुए हैं उन्होंने, सीधी सी बात है। विधायक 40-60 में से 40। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि सतीशन मुख्यमंत्री होंगे तो क्या केसी वेणुगोपाल ये कहेंगे कि नहीं विधायक हो सकता है? एक बात सुनिए, अच्छा अच्छी बात, अच्छी जगह ले आया। हो सकता है अगर एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड, अगर जाते हैं केसी वेणुगोपाल तो केवल ये कंसिडरेशन थोड़ी होगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, दिल्ली में किसको लाना है भी तो कंसिडरेशन होगा, वो जगह खाली भी तो होगी। बड़ा पद होता है जनरल सेक्रेटरी, उस जगह हो सकता है कुछ सोचा हो किसी को लाने का।
नहीं, लेकिन कुछ नहीं, भी मैं सोचा तो हो, मैं ये तो आत्मघाती समीर जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा अगर केसी वेणुगोपाल को केरलम का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी टूटने के और कगार पे पहुंच जाएगी। समीर जी ने कहा बड़ा मन दिखा, बड़ा मन तो कोई कहां दिखा पाता है भाई। हरियाणा में टिकट बांटने में तो बड़ा मन दिखा नहीं पाया, पूरी ताकत लगा रखी थी। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी जो कुर्सी नेता बैठा होता तो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करता है। और मुख्यमंत्री अभी विजय जी ने धीरे से बताया कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ी थी, अध्यक्ष नहीं बने थे कांग्रेस। पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने नहीं छोड़ी थी। समीर रागी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आने वाले दिनों में बड़े अवसर मिलेंगे, सतीशन बनेंगे और मुस्लिम लीग उनको समर्थन देगी, मुस्लिम लीग का एजेंडा वहां पर लागू होगा। कितने और आए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े कितने आए बीजेपी के सर? 3 है, कितने? 3 ही है सर, मुश्किल है लेकिन 3 का रास्ता जो है ना बड़ा शानदार होता है। 3 से 77 होता है और 77 से फिर जो है वो 207 जगह बंगाल भी नहीं होती सर। नहीं, अभी ये बंगाल बंगाली की भूमि है। प्रोफेसर बंगाल साहब जैसा बंगाल से अभी एक किसी मित्र ने मैसेज भेजा कि बंगाल में नारद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्या सम्मान समारोह? नारद सम्मान समारोह। नारद सम्मान तो समारोह। पत्रकारिता का देखिए नहीं, ये तो होता ही है इसमें, तो ये तो कोई आज का थोड़ी ना, चले। लंबे समय से संघ कर। राहुल गांधी की बात मैं आपको सुनाता हूं। अभी उन्होंने कहा कि अगर केसी वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री बनाया तो ये बड़ा घातक होगा, आत्मघाती होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी ने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो वोट चोरी वाले पे वो अपनी बात पर कायम है कि ये बीजेपी वोट चोरी से जीतती है। आज उन्होंने उसको आर्गुमेंट को थोड़ा रिफाइन किया, कल में बेसिकली एक जगह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने वोट चोरी का एक सिस्टम तैयार कर लिया है, मतलब एक जैसे एक सॉफ्टवेयर जैसा बना लिया है कि इसको इस तरीके से किया जाता है साहब, ये थ्योरम ऐसे सॉल्व होती है, ठीक। तो इन्होंने वो वोट चोरी का जो है वो अपने लिए तैयार कर लिया है सिस्टम। लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी के बगल वाला का चित्र कैसा है? आपको ये ध्यान है? मिडिल ईस्ट में कोई, वो तो खुद राहुल गांधी जैसा लग रहा है सर आदमी, मैं जानता नहीं कौन है वो। तो राहुल गांधी ऐसे ही दिखते थे वो भारत जोड़ो यात्रा में। अच्छा, एनीवे, दूसरा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को टक्कर हम ही देंगे। ये वो बार बार अपने समर्थकों को नहीं, अपने सहयोगियों को बता रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारे बगैर तुम कुछ नहीं हो और हमसे ही लाइन शुरू होती है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हम ही है। सुन लेते हैं राहुल गांधी की दोनों बातें। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका, आप देख लेना। बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही मोदी और अमित शाह की बीजेपी को, इस जोड़ी को हरा सकती है, बाकी दल नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव, आपको मालूम है उन्होंने कल क्या पोस्ट किया था कि जो हम बुरे वक्त में साथ छोड़ दें, हम उनमें से नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़ दिया और ममता बनर्जी के खिलाफ भी जाकर के चुनाव लड़े। लेकिन फिर अखिलेश यादव ने भी सुर बदले और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तो मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अरे ये तो खैर अखिलेश यादव की कोई जनरल सा बयान है, वो उस सेंस में नहीं लिया जा सकता कि ये सारे राजनीतिक दलों को कह रहे हों।
तो मतलब वो जो उनका पुराना जो पोस्ट है उस वहीं पर अभी हमको उसी को रेफरेंस पॉइंट मानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने बुरे वक्त में सहयोगियों का साथ छोड़ा, और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि और कोई नहीं, टक्कर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी से। अब इस वक्त और आने वाले दिनों में 2029 तक ऑपोजिशन की की जो स्टेट है, जिस हाल में वो है, ये उसकी तस्वीर है आपके सामने। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग बीच में बात करते हैं तो लड़ तो सिर्फ कांग्रेस सकती है। आप सहमत हैं? इसमें तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के अलावा कोई नेशनल पार्टी ही ऑप्शन बनेगी। आप अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस जब बहुत ताकतवर थी तो उसको हराने के लिए मतलब वो अटल जी की भाषा में कहें तो कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति का कुनबा, समाजवादी, कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी सब मिल गए, क्या कर पाए? एक सरकार भी आई तो क्या आई, वो आपातकाल इंदिरा जी का आया, उसके बाद निपट गई। आपको जब तक पैन इंडिया नेशनल अल्टरनेटिव कैडर, अब हम कैडर कहेंगे तो कई लोग कहेंगे कांग्रेस का कैडर नहीं, लेकिन कांग्रेस का कैडर है भैया, बहुत स्ट्रांग कैडर है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो राहुल जी की बात का ये हिस्सा पूरी तरह से मैं सहमत हूं और पूरी तरह से यही सच है। अब इसका दूसरा हिस्सा, ये तो सच है कि कांग्रेस ही लड़ सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस लड़ सकती है? ये विरोधाभासी नहीं बयान है। क्या कांग्रेस लड़ सकती है, बस यहीं जाके रुक जाता है मामला। सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, और क्या कांग्रेस लड़ सकती है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी अजेय बनी रहने वाली है। यह मूल मुद्दा है। सर आप हो सकता है बहुत गूढ़ बात कह रहे हो, मैं ना समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं बड़ी प्लेन बात कहता हूं। ये ठीक है कि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और देश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों पर वही उसी का मुकाबला होता है बीजेपी से। पुरानी पार्टी है, सबसे मतलब लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों पर ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होता है, पूरे नॉर्थ में तो वही है। लेकिन ये तो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ हम लड़ सकते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था एक प्लेन बात, उत्तर प्रदेश में 2024 में भी अखिलेश यादव को 37 आई हैं, 6 इनको आई हैं। तमिलनाडु में भी डीएमके को आई हैं सीटें, जो आई हैं वो कांग्रेस को नहीं आई हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा जोर है कांग्रेस का, तो बट गई, लेकिन वहां भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते थे उस नतीजे की। वैसे इसमें बस एक चीज जोड़ दूं तो आगे इसको, जब 37 आई तो उससे पहले मात्र 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी की। अगर कांग्रेस के साथ नहीं होते तो ये 37 होती क्या, इस पर भी सवाल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कमजोर हुई है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं, लेकिन कांग्रेस को कमजोर तो रीजनल पार्टीज ने किया है, और इसीलिए जिसको कहते हैं मन ही मन चाहती है कि ये सब चलता रहे। वही तो निकल पड़े हैं तलवार निकाल के राहुल गांधी कि इन्होंने हमको कमजोर किया है। लग रहा है। देखिए समय तो लगेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति तो अपनी ही जमीन पर अपनी ही बूते करनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी ये सोच करके चल रही है, जो कि उनको एक उदाहरण दिया जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कैसे आई, पिलियन राइडर्स की तरह ही वह स्कूटर पर पीछे बैठ करके, कोई आगे सीट पर ड्राइविंग सीट पर था, और उसके साथ साथ शिवसेना आई, शिवसेना के साथ खा करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई, शिवसेना पीछे चली गई। दूसरे जगह आई, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। साउथ में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाई, ये कहा जाता है बार बार। तो आपको अपनी ही जमीन पर लड़ाई करनी पड़ेगी। आप सारी जमीन ही कांग्रेस की थी पहले, तो सभी मैं वही कह रहा हूं कि ये सारे जितने रीजनल रिक्लेम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। और उनको लगता है ना कि लोग आगे बढ़ चुके कांग्रेस से, मैं ये कह रहा हूं। मैं दूसरी बात, विकल्प आ गए लोगों, मैं दूसरी बात, बस एक लाइन हमसे याद आ गई तमिलनाडु के संदर्भ में। जैसे अगर कांग्रेस की राजनीति सचमुच अच्छी राजनीति करनी होती तो राहुल गांधी क्या कहते, हम डीएमके के साथ पीपल अलायंस में थे, वहीं रहेंगे, हम सत्ता का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। आपको पहला मौका लगा तो लपक के एकदम पहुंच गए सत्ता के लिए, तो फिर आपका वर्कर जो है ना वो उसी लिहाज से सोचता है, नहीं लड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं। नहीं, साथ साथ जितने भी आपके एलाइज हैं वो अब क्या अखिलेश यादव क्या सोच रहे होंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो ये व्यक्ति तो हमें कभी भी छोड़ करके जा सकता है। दोनों सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे को रुलाएंगे, हाँ, समझौते में। राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं, गलत तो नहीं सर? बिल्कुल ठीक बात है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि भाई ये लोग भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती, पहली बात। अब आपने बहुत सारे बयान दिखाए, लेकिन कल वाला एक बयान और दिखा देते हैं जो अखिलेश जी ने ममता जी को कहा। उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनका लीडर आप ही हैं हमारी,
तो वो ममता जी को ये कहा बोला था। उन्होंने कि आपकी लीडर है हाँ, हमारी। इसलिए मैंने कहा उस बयान को आप पढ़ के वो बंगाल के रेफरेंस में बोला या हमारी लीडर नहीं, तो मतलब बंगाल में opposition की क्या लीडर? आप जब अखिलेश जी कह रहे हैं तो बंगाल से क्या रेफरेंस है? उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं है और आप ही हमारी लीडर हैं। तो वो ममता जी को कह रहे हैं कि राहुल जी को कह रहे हैं? ये तो फिर राहुल जी को सीधे सीधे थ्रेट तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अकेले और वो सब जगह, और ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता। ये पिलियन राइडर की कहानी अगर सच होती तो 1984 में जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आई थी, 1989 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1991 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1996 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1998 आपने जिस ओर हमको ध्यान दिलाया, तो क्या मतलब है फिर तो अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए लीडर अलायंस हाँ, नहीं करना चाहिए? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, सबको अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लड़ना पड़ता है। आपकी ताकत हो तो आप अकेले जाइए, आपको साथ मिलके करना है। बहुत सारी रेस होती है जिसमें आपको साथ चलना अखिलेश की पड़ेगा। ताकत नहीं है अकेले लड़ने की बीजेपी? अकेले लड़ने की उत्तर नहीं है। प्रदेश में नहीं है ताकत? नहीं, उस तरह की ताकत नहीं वो, और जरूरत है तो वहां पर मिलकर लड़े ना। आज बराबरी नहीं है तो उसका नुकसान क्यों उठाए? इसलिए ये कोई थंब रूल नहीं है कि नहीं आपको अब अकेले ही लड़ना है। कांग्रेस ने तो 3 बार अपना फैसला बदल लिया। पचमढ़ी में अलग से कहा कि हम अकेले चलेंगे, फिर बाद में हुआ कि हम साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हमेशा के अभी तो नड्डा साहब बोलकर गए थे कि छोटी पार्टियों का भविष्य, हम छोटी पार्टियों को खत्म करेंगे, और सारी छोटी पार्टियों के यहाँ पर माला पहना रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जब जैसी जरूरत होती है वो करते हैं। इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक भी नहीं है और कोई गैर संवैधानिक काम नहीं। आपको तो याद होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे नड्डा साहब, उन्होंने जब ये बात बोली इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। तो जो पार्टी गठबंधन के साथ सरकारें चला रही हो वो ये कैसे कह सकती है कि छोटी पार्टियों को हम खत्म करेंगे, उनका भविष्य नहीं रखेंगे? तो इसलिए जब जरूरत होती है तब मिल लेते हैं, मिलना होता है तो फिर राजभर साहब से भी मिल लेते हैं, मिलना होता है तो निषाद साहब से भी मिल लेते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर कि अब हो सकता है मेरी जानकारी कम होगी या मतलब स्टडी मेरी कम होगी, बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ जो रिश्ते रखे, पंजाब भी याद आता है, महाराष्ट्र भी याद आता है, वो रिश्ते टूटे, ये सही है। लेकिन वो जितना फेज उनका जो है वो नॉर्मलसी का है, वो बहुत बड़ा फेज है कि वो रिश्ते अच्छे रहे। ये इसलिए उनकी सक्सेस का राज है ना। लेकिन वो बदलते भी रहे ना, बदलते भी रहे ना। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बुलाने की? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती कहती थी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री है, लेकिन एनडीए के हर सहयोगी दल को वहां पर आमंत्रित किया, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यहाँ पर हो या किसी और राज्य में हो। प्रधानमंत्री मोदी बार बार एनडीए के नेताओं से क्यों मिलते हैं और बात करते हैं? अमित शाह जी क्यों लगातार उनके संपर्क में थे? तो सबको साथ लेकर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की जो कला है कि छोटे दलों को भी साथ में लेके चलो। 303 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिला था, लिया ना सहयोगी दलों। आज के दौर में अगर कोई सबसे पुराना और टाइम टेस्टेड एलाई कांग्रेस का था तो वो डीएमके थी, बिल्कुल सबसे मजबूत। बिल्कुल, उसी के साथ आपने ये कर दिया। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव के मन में क्यों नहीं आएगी? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कहते हैं वो बहुत सच है कि वो सबको साथ लेकर चल रही है, लेकिन वो सबको साथ छोड़ती भी चली है। ये भी तो याद रखिए। मैंने तो कहा ही अकाली दल गया, किसान अकाली दल ने बीजेपी को छोड़ा, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को नहीं छोड़ा था। शिवसेना ने भी किसान आंदोलन का सहारा लेकर के अकाली दल ने छोड़ा। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया क्योंकि उनको कांग्रेस के साथ सरकार बनानी थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। इसलिए आप ये तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर आप नहीं लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को छोड़ा। उनका मन करेगा तो लगाएंगे। हाँ, एक जगह वो कह सकते हैं कि जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उसमें 2 फाड़ होगा, और 2 फाड़ में जो है वो 2 फाड़ किसने किया था? ये भी थोड़ा, आप तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, नहीं विद्वान हैं आप। मैंने पारसनाथ ने तोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी थी। चलिए चलिए, आज लगा पहली बार हम सब एक साथ जो है विजय जी के ऊपर जैसे टूट पड़े एकदम से। नहीं सर, तो वो जवाब देना में पूरी तरह सक्षम है। आप कुछ आज आप खामोश हैं, देखिए इतना बड़ा यहाँ हो रहा था ये। नहीं, मैं तो विजय सर साथ में, आज सूरज पूरब से नहीं। ठीक है।